यस, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया। अच्छा देखो, किसी किसी का रिविजन्स भी होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और किसी का स्टार्ट होगा, तो डोंट वरी, तो जो उसका जैसे होगा वो देख लो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट दिन इंट्रोडक्टरी पार्ट कर चुके थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे आया है, लॉ का इम्पोर्टेंस ही क्या है, बिजनेस को टैकल करने के लिए लॉ क्यों ज़रूरी है, तो ये सब कुछ बातें। और साथ में आपका एग्रीमेंट और ऑफर, मतलब ऑफर, सॉरी ऑफर के बाद नहीं हुआ था। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कुछ बेसिक जो चर्चा था, सिंपल कुछ, तो वही मैं कुछ आपको कंटिन्यू भी करूंगा आज। तो चलो मैं एकदम डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ और एक एक पॉइंट आपको मैं स्क्रीन शेयर करके ही बताता हूँ कि देखो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिजनेस करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या ज़रूरत है, तो आपको समझ में आ जाएगा। राजू का फर्स्ट क्लास है आज कॉन्ट्रैक्ट का। मैं बस राजू को इतना एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राजू बस इतना समझ ले कि सिंपल है कि भाई बिजनेस करना है, चारों तरफ दुनिया भर में बिजनेस ही होता है, मतलब बिजनेस छोड़ के और कुछ नहीं है। जॉब जो लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में ही करते हैं। तो मतलब ये मैं कहता हूँ नॉर्मली, क्लास में बहुत बार कहता हूँ, बट ये बहुत ट्रूथ भी है कि मैं ऐसा कहता हूँ कि एवरी स्टूडेंट और एवरी पर्सन, मतलब आइदर यू वांट टू, आइदर यू मतलब परस्यू बिजनेस और नॉट, आइदर यू वांट टू डू इट और नॉट, बट यू हैव टू डू बिजनेस। मतलब आप चाहो ना चाहो बिजनेस तो आपको करना ही है। मतलब इसके लिए एक सिंपल लाइन यूज होता है, मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मैं ही खुद बनाया था कि प्रगति याद है क्या, वो लाइन क्या है कि याद नहीं आ रहा है मुझे वो लाइन अभी। मतलब वो कहानी कुछ ऐसा था कि वेदर यू वांट टू सेट अप ए बिजनेस और नॉट, बट यू हैव टू डू बिजनेस। एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। मतलब क्या है ना कि दुनिया भर में क्या है, बिजनेस ही तो है चारों तरफ। तो अब जब किसी के जॉब में काम करते हो तो भी आप बिजनेस ही करते हो, मतलब उसका बिजनेस हैंडल करते हो। तो जब किसी और का बिजनेस को हम लोग हैंडल करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। और जब हम लोग किसी कोई अपने ही बिजनेस पे काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। तो सिंपल है कि चारों तरफ दुनिया भर में जिधर देखो बिजनेस ही बिजनेस है। बट क्या है ना, ये बिजनेस पे डीलिंग्स होते हैं, हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस डील। तो ये बिजनेस डील का एकदम बेसिक वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डील तभी बोलते हैं डील जब उसमें कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा तब तक डील नहीं। और डील का मतलब अगर बाद में कोई डील तोड़ता भी है ना, जैसे हम लोग बहुत नॉर्मल बात करते हैं, जब कोई डील तोड़ता है तो हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें हम लोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, बट इसका कुछ रियल लीगल फैक्ट्स है जिसके आधार पे बोलते हैं, मतलब इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन पे लॉ बना हुआ है कि भाई बिजनेस करना है तो एक तरीके से करो। तो वो तरीका क्या है, वही तरीका आपको बिजनेस लॉ या फिर मार्केंटाइल लॉ आपको समझाते हैं। और उसी के अंदर एक टॉपिक है जो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो यही चीज लास्ट क्लास में हुआ था, बाकी तो वो जैसे मैं बोला कि लास्ट वीडियो एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैं थोड़ा सामने प्रोसीड करता हूँ, मतलब जो मूव ऑन करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वेरी वाइटल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ रहा है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर मैं आपको फिर से एक बार दोहराऊं, तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कुछ ऐसा होता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू ये, दिस इज सिंपल लाइन। ये कुछ एरिया आपको मैं नॉर्मली बताना चाहिए आपको। एग्रीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ऑफर और प्रपोजल। मतलब एग्रीमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। मतलब अगर मैं आपको सिंपल बोलूं कि क्या आप मेरे पास पढ़ना चाहोगे, तो बेसिकली मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप मेरे पास पढ़ना चाहोगे, दिस इज माई ऑफर। अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो तो ये आपका एक्सेप्टेंस है। तो जैसे ही मैंने किया था आपको ऑफर, क्या आपके पास पढ़ना चाहोगे, तो ये हो गया मेरे तरफ से ऑफर। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। देन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। तो बेसिकली पॉइंट क्या हो रहा है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी बोलते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, मतलब मेरे साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है कि हम आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप भी पूछते हो कि सर आप पढ़ाओगे क्या, मतलब क्या आर यू रेडी, या फिर आप हमें ये सब्जेक्ट या ये टॉपिक पढ़ाने के लिए एग्री करते हो कि नहीं।
ठीक है। तो ये जो भी जिस जिस भी तरह का बात हम लोग करते हैं ना, ये सारा का सारा क्या हो ना, कॉन्ट्रैक्ट के रिलेट करके ही हम लोग बात करते हैं। मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट का और भी कोई मैटर काम नहीं करता। तो जस्ट फोकस करो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। राजू शायद थोड़ा सा दिक्कत हो बट ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो वही सिंपल है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, आप प्रपोज किए या फिर मैं प्रपोज करूं। प्रपोज का मतलब वो वाला प्रपोज में मत चले जाओ यार, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रपोज है, वो भी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो भी प्रपोजल है, वो उसको भी हम लोग यहाँ पर बताते हैं बहुत बार। तो ऑफर और प्रपोजल का मतलब हो गया, और एक्सेप्टेंस उल्टा साइड से हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्सेप्टेंस हो गया। तो ऑफर हुआ, प्रपोजल हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन से एक्सेप्टेंस हुआ, आपका क्या बन गया सर, एग्रीमेंट। রাজু বোঝা গেছে কথাটা, এগ্রিমেন্ট কি জিনিসটা বোঝা গেছে? हाँ सर। ओके। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ माने की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ? एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है कि ये जो एग्रीमेंट पर्टिकुलरली बन गया ना, इसको आपको लॉ के थ्रू से एनफोर्स करना है, मतलब इसको एक लीगल बाइंडिंग करना है। जैसे हम लोग एक स्टैम्प पेपर वगैरह बनाते हैं ना, स्टैम्प पेपर बनाते हैं, स्टैम्प पेपर बना के फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर में या लीगल पेपर में लिख के हम लोग साइन करते हैं। तो वो लॉ उसके लिए गवर्नमेंट के पास कुछ रेवेन्यू भी जमा करते हैं, और बाद में अगर कभी भी कोई डिस्प्यूट आ जाए ना, तो गवर्नमेंट हमारे लिए सपोर्ट में काम करते हैं कि हाँ, मतलब ये है। मतलब जैसे एक सिंपल होता है ना कि किसी का कोई जमीन का जरूरत है, जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल्स मैं यूज कर सकता हूँ। सपोज एक लैंड है, कहाँ पर लैंड लोगे, कोलकाता में लोगे क्या? हाँ सर। कोलकाता में कहाँ जाना है, न्यू टाउन में, चलो न्यू टाउन चलते हैं। कोलकाता न्यू टाउन, कोलकाता न्यू टाउन में आपको किसी जमीन का जरूरत है या फिर फ्लैट का। चलो देखते हैं क्या निकलता है, इमेज पे देख लेते हैं कोलकाता न्यू टाउन। ये गेट है, न्यू टाउन गेट है। तो सपोज मानो कि आपको यहीं पर कोई लैंड चाहिए, ठीक है। तो सपोज ये जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये रेस्टोरेंट है, आपको बता दूं, ये गेटवे ऑफ कोलकाता है और इसके सामने रेस्टोरेंट है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये रेस्टोरेंट जो है, इसी के बगल में आपको एक जगह चाहिए। तो जिसका ये जगह है, इसको विश्व बांग्ला गेट बोलते हैं, अपना ममता दीदी ने नाम दिया है इसका। तो इसके यहाँ पर एक जगह आपको चाहिए, तो आपने ये लैंड जिससे भी परचेस करोगे, तो आपने मानो कि उनको जाके ऑफर किया कि आपको ये जमीन चाहिए। उन्होंने आपको आपका ऑफर को एक्सेप्ट किया, और फिर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पे एग्रीमेंट बना। लेकिन इसके बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, तो आपके पास कोई वैलिड पेपर्स होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के कारण आप ये क्या करोगे ना, गवर्नमेंट के पास जाके कुछ पैसा जमा करोगे। उसको क्या कहते हैं ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या ड्यूटी वैल्यू बोलेंगे सर? स्टैम्प ड्यूटी। वो जो बोलते हैं ना सर कि जमीन का रजिस्ट्री है या फिर कार का रजिस्ट्री करना है, ऐसा वर्ड सुने हो सर आप लोग? कि किसी ने कोई जगह खरीदते हैं या घर खरीदते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना सर कि मुझे रजिस्ट्री करने जाना है आज। और वो बहुत बड़ा दिन माना जाता है, बिकॉज उसी दिन वो जमीन आपका पक्का हो जाएगा। क्या आप लोग मेरा बात कनेक्ट कर पा रहे हो सर? हेलो। हाँ सर। तो एग्जैक्टली दैट इज द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। मतलब ये जिसी दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप जमा करोगे, सरकार आपके बिहाफ में पेपर्स देगा, और उसके लिए आपके पास उस जमीन का पक्का पेपर जो है, मतलब एकदम लीगल पेपर, आप उस जमीन का ओनर बन जाते हो। ये सारा का सारा खेल उस दिन कंप्लीट होगा। तो दैट इज द एक्चुअली द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। तो वही न्यू टाउन का जमीन को याद रखना कि आपको विश्व बांग्ला गेट के सामने न्यू टाउन के पास जमीन खरीदना है, और बस वो जमीन जिसका है, आप उनको ऑफर किया, उसने एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बना, एंड देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सरकार के पास जमा करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, और फिर घर आपका बन गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आप लोग जो सीए करते हो या फिर कॉस्टिंग पढ़ते हो या फिर कॉलेज में भी पढ़ते हो। सपोज मानो कि आप सीए में ज्वाइन किए, तो आप क्या करते हो, ICI.org में जाते हो, इंस्टीट्यूट में जाके रजिस्ट्रेशन करते हो, और ऑफर, इंस्टीट्यूट आपको ऑफर किया था कि कौन सा पढ़ाई करना है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने आपको ऑफर किया कौन सा पढ़ाई करना है, जैसे ई सर्विस में जाना है, स्टूडेंट सर्विस में जाना है, और यहाँ पर आपको एंट्री लेवल फॉर्म भरना है, ठीक है। ये देखो, ये फॉर्म आ जाता है, और आपको क्या करना होता है, ये फॉर्म को सब फिलअप करके इंस्टीट्यूट में जमा करना होता है। फिर इंस्टीट्यूट इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होते हैं। इंस्टीट्यूट जब एग्री कर लेता है सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, एग्रीमेंट भी बन गया, और कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो, तो इंस्टीट्यूट के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाता है। आई होप आप लोग बात समझ रहे हो। लीगल एनफोर्सेबिलिटी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीए इंस्टीट्यूट हो सकता है, CMA इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, कॉस्ट इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, बहुत सारा इंस्टीट्यूट है।
सी इंस्टीट्यूट मेरा थोड़ा ज़्यादा अपना है, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया, सारा का सारा इंस्टीट्यूट ही अच्छा है। बस आप लोग समझ गए, इतना काफ़ी है सर। ओके, कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एक्सेप्टेड प्रपोजल्स, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट दिन ही बता दिया था, मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया लास्ट दिन को। आज क्या करना है ना, ये पॉइंट भी ज़्यादा चर्चा करना है, फटाफट देख लो। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने का। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो ऐसा क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होता है जिसपे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो इसको क्या कहेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स है, एक बार ध्यान से सुनो। अ, जैसे ये पूरा साइकिल आप देख लो, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा, मतलब कब पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था। मतलब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा या कब पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो बना था वो सही तरह से नहीं बना था। अच्छा, स्क्रीन शेयर हाँ है, ओके। तो ये सारा का सारा चीज़ जब आपका कंप्लीटली फुलफिल हो जाए, या फिर कंप्लीटली नहीं, एटलीस्ट कुछ पार्ट, जैसे सबसे पहले बात करूँ तो मैं ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस पे एग्रीमेंट डिपेंड करता है और एग्रीमेंट पे ही आपका मतलब एनफोर्सिबिलिटी डिपेंड करता है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, नाउ डिक्लेयर टू बी वॉइड मतलब नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड होना चाहिए। मैं सारा का सारा बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, कि सर ऐसे ही कैसे समझ में आएगा, यही तो समझना है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मतलब क्लियर कट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो लॉफुल होना चाहिए, एंड जो आपका ओपिनियन है, कंसेंट जिसको बोलते हैं फ्री कंसेंट, वो फ्री होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि फ्री कंसेंट कैसा होगा, ऑफर एक्सेप्टेंस कैसे होते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कैसे बनता है, लॉफुल कंसिडरेशन कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो जस्ट वेट करो, मैं आपको एक एक करके सारा का सारा बताने वाला हूँ कि हर चीज़ कैसे कैसे होता है। तो जस्ट आप ध्यान से सुनो और एक एक पॉइंट को ग्रास्प करते हुए, मतलब दिमाग में और खून में लेते हुए आपको चलना है, ठीक है, दिमाग में और खून पे लेते हुए। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक एक पॉइंट। मैं बीच बीच में आपसे सवाल लेता जाऊंगा, अभी तो बस शुरू किया मैंने, ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन दो थोड़ा, फिर आपका जो भी सवाल होगा मैं जवाब दूंगा, बट डिटेल्स में बताऊंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, याद रखिएगा सर, ये सेक्शन 10 में बोला गया है कि एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जैसे कि आपने न्यू टाउन में, मैं बस आपको एक लिंक करा रहा हूँ, आप न्यू टाउन में जमीन खरीदने जा रहे थे ना, ठीक है, कोलकाता न्यू टाउन में विश्व बांग्ला गेट के सामने आप कोई लैंड परचेस करने जा रहे थे, तो कोई बात नहीं, आप आराम से जा सकते हो, या फिर न्यू टाउन में ही किसी एरिया में आप कोई फ्लैट बुकिंग कर रहे हो, तो आप किसी कंपनी फ्लैट बना के आपको एडवर्टाइजमेंट करके ऑफर कर रहा है। एडवर्टाइजमेंट भी ऑफर है, मैं आपको बता दूं, वो भी एक इन्विटेशन टू ऑफर माना जाता है, इट्स नॉट एग्जैक्ट ऑफर, इट्स ए इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे ये इमेज देख के आपको लग रहा है कि ओरिजिनल नहीं है, ये तो कोई मतलब इमेज है, ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा फ्लैट इस तरह सा न्यू टाउन एरिया में बना हुआ है। कोलकाता में देयर आर लॉट्स ऑफ एरिया जहाँ पर इस तरह से फ्लैट बन के वो सेल करने के लिए, फर्स्ट इज ग्रोइंग सैटेलाइट सिटी न्यू टाउन कोलकाता, तो इस तरह का बहुत सारा है। तो जैसे ही आप किसी जगह में जाके कोई एग्रीमेंट बनाते हो, ऑफर और एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है, तो वो क्या क्या एसेंशियल चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ न्यू टाउन का जमीन खरीदना नहीं, एनीथिंग, आपका इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट, आपको जब जॉब मिलेगा उसका एग्रीमेंट, आप जब किसी दुकानदार से जाके कोई प्रोडक्ट खरीदते हो उसका एग्रीमेंट, स्पेशली देखो गुड्स वगैरह का तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें बात करेंगे, बट फिर भी एवरीथिंग इज कम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब जैसे आप ट्रेन में चढ़ते हो, ट्रेन में चढ़ के आप कहीं पर जा रहे हो, सपोज हावड़ा में ट्रेन में चढ़े न्यू दिल्ली तक, या फिर कोलकाता में एयरपोर्ट में गए और फ्लाइट लिए और कहीं जाना है आपको, तो जब भी आप फ्लाइट लेके कहीं जा रहे हो या ट्रेन से कहीं जा रहे हो, हर एक चीज, मतलब एवरी मूवमेंट ऑफ अवर लाइफ इज फुल्ली कनेक्ट विथ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जस्ट फील इट, एवरी मूवमेंट ऑफ अवर लाइफ इज फुल्ली कनेक्ट विथ आवर विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हर चीज बिजनेस तो है ही, एवरीथिंग इज बिजनेस। आपका ट्रेन में चढ़ना ट्रेन का बिजनेस है, आपका फ्लाइट में चढ़ना फ्लाइट का बिजनेस है, आप न्यू टाउन में जमीन खरीदने जा रहे हो, जिनसे खरीद रहे हो वो उनका बिजनेस है,
अब एक चीज दिखा दो जिसमें बिजनेस नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बोलेगा सर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं। सर इंस्टीट्यूट का जो एडमिशन है, हाँ इसको एकदम बिजनेस रॉली नहीं बोल सकते कि हाँ ये बिजनेस है, बट अगर आप मतलब थोड़ा ब्रॉडली सोचो तो ये बिजनेस तो है ही। आप समझ रहे हो ना, प्रोफेशन है, इंस्टीट्यूट एक प्रोफेशनल बॉडी है, वो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव, वो पढ़ाते नहीं, वो एग्जाम कंडक्ट करता है, सिलेबस पैटर्न को संभालते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑल्सो, वो भी सेम इसी तरह का काम करते हैं। ICMAI इनका भी काम है कि इंडिया में बिजनेस को डेवलपमेंट करने के पीछे ही ये काम करते हैं। ICMAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब इनका जो भी काम ये करते हैं, आप इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ते हो, ये भी तो वही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अल्टीमेटली दुनिया के हर एक क्षेत्र में जाओ, आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वो भी आपका कॉलेज के साथ ये एग्रीमेंट है। बट ये सब इंस्टीट्यूट में जब भी आप ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलता है कि एग्रीमेंट क्या है, कैसे बन रहा है। ठीक है, आज ही एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सिंगापुर में एक ब्रांच ओपन हुआ, मतलब ये एक्चुअली वो इंटरनेशनल बॉडी बन रहा है डे बाय डे। दुबई में ऑलरेडी था, और एक न्यू चैप्टर बना सिंगापुर में, ताकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट सिंगापुर में मतलब अपने आप को फैल मतलब स्प्रेड कर सके, और अकाउंट्स का नॉलेज वर्ल्ड वाइड वो स्प्रेड कर सके। तो इस तरह का अकाउंट्स एंड फाइनेंस का नॉलेज स्प्रेड कर सके, तो बन रहा है सर, बहुत सारा चीज़ें बन रहे हैं, और इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्टिंग सिस्टम दुनिया भर में नाम कमा रहा है सर। ये आप प्राउड फील कर सकते हो, और स्पेशली आप कॉमर्स स्टूडेंट्स होने के नाते और इस तरह के इंस्टीट्यूट के साथ पार्ट होने के नाते आपको प्राउड फील होना चाहिए। एज ए इंडियन तो प्राउड फील किसी को भी होना चाहिए, बट और भी ज़्यादा प्राउड फील आप लोगों को होना चाहिए कि आप लोग भी इस इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, तो ये एक आपके लिए बहुत अच्छा बात है। तो चलो सर पॉइंट पे एकदम ध्यान देते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ और एन एग्रीमेंट। तो सबसे पहला कि जब भी आप किसी भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं सेक्शन 10 के तहत, ठीक है, सेक्शन थोड़ा याद रखना पड़ता है सर, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस और एन एग्रीमेंट। मतलब एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपको किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना है, चाहे आप न्यूटाउन में जमीन खरीदो, इंस्टीट्यूट के साथ कोई पढ़ाई का एग्रीमेंट बनाओ, या फिर जो भी मैं आपको इतना देर से एग्जाम्पल दे रहा था, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से सबसे पहला चीज क्या है? एग्रीमेंट। इसलिए कहता है एग्रीमेंट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट कैसे बनता है वो तो आपको पता चल गया ना सर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करके एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करके। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन 2E के तहत होता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब सिर्फ एक प्रॉमिस भी हो सकता है, एक साथ चार पांच प्रॉमिस भी हो सकता है। मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। सेट ऑफ प्रॉमिस को हम इस तरह से बोल सकते हैं ना, सपोज मानो कि आप किसी क्या बताऊं सर, आजकल ऐसे ठंडी का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम है तो थोड़ा टूर वगैरह चल रहा है चारों तरफ। आप अगर मानो कि किसी जॉय राइड जहाँ पर होता है सर, जॉय राइड मतलब सर क्या बोलते हैं उसको, वो काइंड ऑफ, जैसे मुझे थोड़ा याद है, आपको एसएल वर्ल्ड पता है, जैसे कोलकाता में चिड़ियाखाना है, निको पार्क है। मैं एक बार मुंबई विजिट किया था, हो गया सर आज से 15 साल पहले का बात कर रहा हूँ, बच्चा था तब मैं थोड़ा। एसएल वर्ल्ड जो है ये आपका मुंबई में है, और ये मैं जितना जानता हूँ कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट जॉय मतलब प्ले जॉय मतलब जॉय राइडिंग वगैरह ये सब के लिए जाने जाते हैं सर, वो मैं नहीं बताना चाहता। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिकटिंग सिस्टम था, ये बहुत ही अच्छा अच्छा कुछ भी राइड्स था यहाँ पर। एसएल वर्ल्ड, ये जो एसएल वर्ल्ड आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पर है ना, मतलब अलग अलग जॉय राइड्स वगैरह है एसएल वर्ल्ड में। तो यहाँ पर एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम, अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पर आपको दोनों नाम दिखेगा, ये देखो एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम दोनों है। तो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं, आप बचपन मतलब एक बच्चा के तौर पे भी फील कर सकते हो, एज ए चाइल्ड भी, कि अच्छा मतलब वहां पर ना ऐसे टिकट हो रहा था कि अगर आप ऐसे वर्ल्ड और वाटर किंगडम दोनों का टिकट एक साथ कॉम्बो में लोगे तो वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ प्रॉमिस हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बो टिकट बिक रहा था, ठीक है उस टाइम पे मुझे याद है थोड़ा सा। और अगर आप सिर्फ एसएल वर्ल्ड में जाओगे, और एसएल वर्ल्ड के अंदर भी ना आप कौन सा राइड में चढ़ सकते हो, मतलब वो अलग अलग टिकट्स है, 500 का टिकट है पर हेड के हिसाब से, 500 का है, 700 का है। 700 में अंदर जाके आपको ऐसे था कोई कि अगर 700 का टिकट है तो अंदर जाके कुछ भी नहीं करना है, और सिर्फ एंट्री लेना है तो फिर कुछ 30 रुपीज का टिकट है, आप जाके पार्क देख के आ सकते हो। अगर आप अंदर जाके फिर से कुछ वहां पर चढ़ोगे तो उस पर अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग टिकट देना पड़ेगा। तो ये जो एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस,
तो ऐसे हो सकते हैं कि सेट ऑफ प्रॉमिस में एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम, जैसे वो हमारे कोलकाता में एक्वाटिका है ना सर, तो उस तरह का एक्वाटिका निको पार्क, ऐसे यहाँ पर एक जगह में ही है एसएल वर्ल्ड एंड वाटर किंगडम। तो ये जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे जो भी मतलब ऑन द स्पॉट जो भी दिमाग में आया मैंने आपको बोला, आप बात को समझे ना सर कि एक्चुअल में मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम का ये जो एवरी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, मतलब ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक चीज के बारे में बात हो रहा है या फिर एक साथ तीन चार चीजों के बारे में अलग अलग बातें हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी चीज पे हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बहुत इजीली कह रहा है, जस्ट मिनट। साहिल, प्रिया, क्लियर हो रहा है ना? प्रगति, यस सर। ओके। रोशनी বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা। ओके। विश्वजीत बोल, ठीक है ना? ओके, तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर। अब फॉर्मिंग कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर क्यों? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब हाउ इज कंसिडरेशंस वर्क? तो जैसे कि मानो कि मैं आपको ये दिखा रहा था, एसएल वर्ल्ड दिखा रहा था। अगर आप एसएल वर्ल्ड में जाके या वाटर किंगडम में जाके आप किसी राइड में चढ़ते हो, तो उनके लिए आप उनको क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो, है ना? सिंपल बात है कि आप यहाँ पर टिकट काउंटर में टिकट काट रहे हो। तो आपके लिए कंसिडरेशंस क्या है? आपके लिए कंसिडरेशन है कि आप एसएल वर्ल्ड में जाके अलग अलग राइड में चढ़ोगे, है ना? आप एसएल वर्ल्ड में जाके अलग अलग राइड में चढ़ोगे, मजा लोगे आप एसएल वर्ल्ड का, ठीक है। आप एसएल वर्ल्ड का मजा लोगे, वहां पर जाके एंटरटेन करोगे अपने आप को, तो वो आपका कंसिडरेशन। और एसएल वर्ल्ड का कंसिडरेशन क्या है? एसएल वर्ल्ड का कंसिडरेशन ये है, ये देखो सर, ये देखो 290 पर पर्सन फॉर बेसिक, 885 पर पर्सन फॉर सिल्वर, 1170 पर पर्सन फॉर फर्स्ट ट्रैक प्लस सिल्वर। देख रहे हो सर, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, मैं आपको बताने का कोशिश वही कर रहा था और मुझे यहाँ मिल भी गया। 1405 पर पर्सन फॉर कॉम्बाइन, 1640 पर पर्सन फॉर एनुअल पास और पासपोर्ट नेक्स्ट। मतलब अलग अलग है। सुबह 10 बजे से लेके 6:30 बजे तक मुंबई जाना तो जरूर घूम के आना। एसएल वर्ल्ड मुंबई चिल्ड्रन एंट्री, और ये है एडल्ट एंट्री। तो चिल्ड्रन के लिए अलग है और एडल्ट के लिए अलग है। तो जस्ट इमेजिन करो। तब पॉइंट मैं वही बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बताने का कोशिश कर रहा था कि फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर? तो आप अपने आप को एक चाइल्ड जैसे ही सोचो, सब समझो कि आप बच्चे हो, कोई बात नहीं, बट बच्चे को भी पता होता है कि हर चीज का कीमत होता है, तभी तो माँ बाबा को बोलता है कि मैं पापा मुझे वो चाहिए, पापा मुझे, मम्मी मुझे वो चाहिए। वो खुद जाके नहीं खरीद लेता है, बिकॉज उसको पता होता है कि वहाँ उसको पैसा लगेगा उसके लिए। तो एक एक चाइल्ड को भी पता होता है, एक बच्चे को भी पता होता है। तो आप भी आराम से समझ सकते हो कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है। तो सिंपल है, कंसिडरेशन मतलब एक दूसरे के लिए जो मिल रहा है। आपको मिल रहा है मतलब एसएल वर्ल्ड का मजा, ठीक है। और बदले में एसएल वर्ल्ड को मिल रहा है पैसा, जो उनको इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशंस को, एक इतना बड़ा मतलब जॉय राइड मूवमेंट को चलाने के लिए उनका खर्चा होता है, वो उठा पाता है। वो उसका प्रॉफिट, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका सैलरी तनख्वाह सब आपके टिकट से ही आ जाएगा। विजिटर्स मतलब आपका मतलब, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि विजिटर्स के टिकट से आएगा। तो बेसिकली दीज आर दी कंसिडरेशन। और ये चीज तो सिर्फ एसएल वर्ल्ड में नहीं सर, दुनिया के हर एक चीज में होता है। आपको मन हुआ कि आप फ्लाइट करके कहीं जाओगे, तो आप कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंचते हो और कोलकाता एयरपोर्ट में जाके टिकट खरीदते हो, ठीक है। कोलकाता एयरपोर्ट में जाके टिकट खरीदते हो। तो जैसे ही आप कोलकाता एयरपोर्ट में जाके टिकट खरीदते हो और किसी फ्लाइट में चढ़ के आप कहीं पर जाते हो, तो वो आप फ्लाइट में चढ़ रहे हो, आपके डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हो, दैट इज योर कंसिडरेशन, है ना। और उसका कंसिडरेशन क्या है एयरपोर्ट का? उनको फ्लाइट का टिकट का दाम मिल रहा है, ये वाला एयरपोर्ट को मेंटेन करने का खर्चा उठा पाएंगे, है ना। तो हर चीज का कीमत होता है, और हर चीज का कीमत का कारण यही होता है कि एक दूसरे का कंसिडरेशन फॉर्म करना चाहिए। कंसिडरेशन का ये मतलब होता है। इसके ऊपर एक अलग चैप्टर्स भी है कॉन्ट्रैक्ट में, मैं आपको आगे आगे पढ़ाऊंगा, बट आई थिंक आपको क्लियर है पूरा का पूरा पॉइंट, आप भूलना नहीं सर। इज एन एग्रीमेंट एंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी कह रहा है, यहाँ पर 2 सबसेक्शन ई कह रहा था, यहाँ पर सी सेक्शन 2 सबसेक्शन बी बोल रहा है, ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तब वो क्या हो जाए सर? प्रॉमिस हो जाएगा ना। जैसे ऐसा होता है ना कि
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसे होते हैं, ऐसे 14 फेब को देखने को मिलता है, वैलेंटाइंस डे के दिन मैं देखा हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे चलता है कि वो पहले प्रपोज करता है, ठीक है। मतलब जब प्रपोज कर रहा था तो तब बात प्रॉमिस नहीं बना था, तो वैसे बोलते हैं कि विल यू विल यू बी विथ मी फॉर, मतलब क्या बोलते हैं सर, फॉर एवर, ऐसे करके बोलते हैं ना, ये क्या तुम सारा जीवन मेरे साथ रहोगे, या फिर क्या हम लोग अभी बहुत दिनों तक, मतलब पता नहीं, आजकल तो ज्यादा दिन टिकता नहीं है लोगों का रिलेशनशिप, तो कुछ भी आप समझ रहे हो ना। मतलब जब तक वो प्रॉमिस जो है ना, मतलब पहले वो प्रपोज किया, फिर वो प्रपोज जो एक्सेप्टेंस हुआ, तब क्या बन गया सर, पहले प्रपोज किया, आप गुलाब दिए और गुलाब देके प्रपोज किया, ठीक है, और गुलाब देने के बाद जैसे ही आप प्रपोज कर दिए, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया सर, प्रॉमिस बन गया। तो यहाँ पर भी वही खेल होता है जैसे कि बिजनेस में भी होता है। एन एग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो सिंपल कहने का मतलब है, एग्रीमेंट जो है सर, वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या है सर, आउटकम है। बताना सर, क्लियर है? मैं सर 4 लाइन पे बहुत देर तक बताया, क्यों जानते हो? इतना बताने के पीछे का जरूरत क्या था? सर आपका बेस जितना स्ट्रांग होगा, आप क्वेश्चंस भी उतना ही अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हो या ब्रॉड क्वेश्चंस हो, जैसे भी आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है, आपका एग्जाम तभी अच्छा हो सकता है जितना आप अंदर से, जड़ से जो जितना सख्त है, वो अपने एडुकेशन हो या फिर लाइफ हो, हर चीज में बहुत दूर तक जा सकता है। इसलिए जड़ को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। जैसे पेड़ को लगाने से पहले अंदर तक अगर ज्यादा उसको रखा जाता है एज पर नीड, तो वो बहुत दूर तक जाता है और अपने आप को बहुत स्ट्रेंथी बनाते हैं। तो वही कोशिश है सर। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री कंसेंट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट हियर? टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कंसेंट। मतलब जब दोनों लोगों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है सर, अकेला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। राजू बता ना, क्या अकेला अकेला कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? मतलब तू क्या खुद ही खुद के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? राजू बोल। नो सर, नो सर। नो सर। खुद के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लॉ को भी, मतलब लॉ को भी, मतलब वो पागल ही होगा कि खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सुपारी किलर, मतलब मैं खुद ही खुद को मार दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। कि मैं खुद ही खुद को मार दूंगा, बदले में मुझे जन्नत मिलेगा। पता नहीं कहाँ जाते हैं सर, बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैं खुद ही खुद को मारूंगा, बदले में मुझे जन्नत मिलेगा, या फिर मुझे स्वर्ग स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा, वट एवर। तो टू और मोर पर्सन, तो ऐसे टू और मोर पर्सन, खुद ही खुद के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. Same thing in the same sense. Please point to be noted. This can also be understood as identity of minds, understanding the terms. For example, consensus ad idem. प्रगति, प्लीज इस वर्ड को ध्यान में सुनना। कंसेंसस एडिडम, कंसेंसस एडिडम का मतलब क्या है कि सेम थिंग सेम सेंस पे समझना होगा। मतलब दोनों इंसान में जब बातें बन रहा है सर, सपोज मानो ये एक इंसान है ए, ठीक है, और ये एक इंसान है बी, ठीक है। तो ये बी है और ये ए है, ठीक है। इसका, इसके सर पे ए का मुकुट, इसके सर पे बी का मुकुट। तो दोनों के अंदर ना कुछ बातचीत बन रहा है, कुछ भी इनके अंदर प्रपोजल ऑफर एक्सेप्टेंस चल रहा है। ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है। बट अगर दोनों का बात, सपोज मानो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ए हु ओन्स 2 कार्स, ए के पास 2 गाड़ियां है। गाड़ी समझते हो ना सर? ए ओन्स 2 कार, इसके पास 2 गाड़ी है, और ये बोल रहा है कि हम दोनों गाड़ी बेचना चाहते हैं। सॉरी, वो बोल रहे हैं कि ए ओन्स 2 कार्स, इज सेलिंग रेड कार टू बी, और वो लाल गाड़ी बेचना चाहता है। बी थिंक्स ही इज परचेसिंग द ब्लैक कार। बी सोच रहा है कि वो काला वाला जो कार है उसका, वो वाला कार लेना चाहेगा। देर इज नो कंसेंसस एडिडम एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो सर, ए को लग रहा है कि दोनों कार में से जो रेड है वो मैं सेल करना चाह रहा हूं, और बी को लग रहा है दोनों कार में से जो ब्लैक है वो मैं परचेस करना चाहता हूं। लेकिन दोनों के अंदर गाड़ी का बात तो चल रहा है, बट कौन सा गाड़ी दोनों के अंदर क्लियर नहीं है। तो जब सेम थिंग सेम सेंस पे बात नहीं बनेगा, मतलब दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स इन अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स। मतलब आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स को क्या कहते हैं, ये एक लैटिन वर्ड है, ऐसा लॉ में बहुत बार हम लोग यूज करेंगे कि बीच बीच में, क्योंकि ये लैटिन में यूज होता है, और इसको लॉ को और स्ट्रांग बनाते हैं, लॉ को और स्ट्रांग बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज दिस वर्ड। मतलब अगर इंग्लिश का कोई मतलब नुक्स निकाल लेना कोई,
मतलब लूप फॉल्स, देखो सर, लोगों का क्या है ना, लॉ तोड़ने में लगा रहता है कि भाई ये तो लॉ में बताया कि इसका मतलब ये है, फिर इस बात में कोर्ट में केस हो गया और फिर बात का कोई मतलब जो सजा देना था वो सजा नहीं दे पाया। तो इसलिए क्या है ना कि अगर इंग्लिश में लैंग्वेज में अगर कोई ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में ना बहुत सारा प्रॉब्लम है, बट क्या है ना ये एज पर प्रैक्टिस हो गया फॉर द लास्ट 200 ईयर्स इन इंडिया। और वर्ल्ड में भी बहुत सारा कंट्रीज ऐसा है जो जहाँ जहाँ इंग्लिश का कॉलोनी था मतलब ब्रिटिश का, वहाँ वहाँ मतलब इंग्लिश ही लैंग्वेज यूज होता है, बट दैट्स डजंट मीन कि हर देश में इंग्लिश यूज होता है, हर देश में इंग्लिश नहीं यूज होता। तो क्या है ना कि अगर इंग्लिश में कुछ लूप फॉल्स है तो उसका लोग क्या निकल लेते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल लेते कि इसका मतलब तो ये भी होता है। तो इसलिए वो अलग से क्या करते हैं ना, लॉ को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई और लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो दैट्स वाई कंसेंसस एडिडम बोल के एक लैटिन वर्ड यहाँ पर डाल दिया। तो वो आपको थोड़ा याद रखना है, एक अच्छा भी है सर आपको लैटिन का कुछ मतलब भी आ जाए, ये आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी सीखने को मिलता है। पर लॉ में इस तरह का बहुत यूज होता है, इसके साथ आप जितना हैबिचुएट हो जाओ उतना अच्छा। इवन एग्जाम में भी इस तरह का टर्म्स को उठा के सवाल करते हैं। कंसेंसस एडिडम आपने शायद कभी ध्यान ही नहीं दिए होंगे और आपका दिमाग में नहीं आ रहा है भाई कंसेंसस एडिडम का मतलब क्या था। तो बेसिकली कंसेंसस एडिडम का मतलब यही है कि सेम थिंग इन द सेम सेंस, दोनों पार्टी में बात हो रहा है बट दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब अगर ए को लग रहा है कि मैं लाल गाड़ी बेच रहा हूं तो बी को भी लगना चाहिए कि हाँ भाई मैं लाल गाड़ी ही खरीद रहा हूं। ऐसा नहीं कि ये बोल रहा है लाल तो ये बोल रहा है काला। कुछ समझ में आ रहा है सर? क्लियर है? कंसेंसस एडिडम, प्लीज टेल मी, बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. राजू, रोशनी, प्रगति, क्लियर हो रहा है ना? है दादा। ओके। विश्वजीत का आवाज नहीं आ रहा है, विश्वजीत सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। एग्जाम्पल 12, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, तो फ्री कंसेंट समझ में आ गया। ओके अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट दिया है कि जैसे टू डिटरमाइन कंसेंसस एडिडम, तो अगर कंसेंसस एडिडम ठीक ठाक होना है मतलब सेम थिंग सेम सेंस में होना है, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियरली ड्राफ्टेड। दस इफ ए सेज बी विल यू बाई माई रेड कार फॉर ₹30,000, मतलब आपको इस तरह से बात करना है। मतलब आपका बात करने का तरीका कैसा होगा? ए का बात करने का तरीका होगा, भाई बी मेरा एक लाल गाड़ी है, क्या तुम उस लाल गाड़ी को 30,000 में लोगे? एंड बी सेज यस टू इट, देयर इज सेड टू बी कंसेंसस एडिडम। ऐसा नहीं कि भाई मेरा एक गाड़ी है तो लेगा 30,000 में देगा। मतलब बात समझना, मेरा लैंग्वेज को पकड़ना, ठीक है? कि আমার একটা লাল গাড়ি আছে আমি ওটা 30,000 টাকায় বিক্রি, সরি আমার একটা গাড়ি আছে আমি ওটা 30,000 টাকায় বিক্রি করবো। राजू বুঝতে পারলি? मेरा एक गाड़ी है, दो गाड़ी है मेरा, मैं 30,000 में दे दूंगा कोई भी एक। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कौन सा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो क्लियर कट बात करो और कॉन्ट्रैक्ट को मतलब एकदम कंफर्म करो, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। वॉइड 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 मतलब कैंसिल, वॉइड मतलब कैंसिल, कैंसिल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता। नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर नो कॉन्सेंसस एडिडम तो नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्सेंसस एडिडम नो कॉन्ट्रैक्ट। जब कंसेंसस एडिडम नहीं होगा, दोनों का मतलब दोनों का सेम थिंग सेम सेंस नहीं होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप दिमाग में रख लेना प्रगति, कि इसके ऊपर कुछ भी सवाल कर ले, कंसेंसस एडिडम अगर नहीं मिल रहा है तो आपका जवाब ना ही होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। तो इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चलो, तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आए ना, फर्क ना पड़े, ठीक है? अच्छा, ए थ्रेटेंड शुड बी, ए थ्रेटेंड टू शुड बी, ए थ्रेट दे रहा है बी को, ठीक है? इफ ही डज नॉट लेंड हिम 2,000, अगर वो 2,000 का उधार नहीं देता, एंड बी एग्रीड टू इट, मतलब थ्रेड देके बोल रहा है कि भाई 2,000 का उधार दे नहीं तो मार देंगे। समझ रहे हैं ना? वो क्या बोलते हैं सर, वो अपना यूपी में बिहार में कुछ एरिया है अभी भी वो एक वर्ड यूज करते हैं कट्टा के, वो क्या बोलते हैं सर, कट्टा मतलब समझते हो? वो बंदूक जो देसी बंदूक होता है ना, रिवॉल्वर जो देसी बंदूकें होते हैं उसको कट्टा बोलते हैं। तो कट्टा के नॉक के सामने लगा के बोलते हैं कि देगा कि नहीं देगा, अभी दे निकाल 2,000। तो इस तरह का जो भी है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये थ्रेटन टू शुड बी इफ इट डज नॉट लेंड हिम 2,000 या 2 करोड़ जो भी हो, ठीक है? लाइक वो मिर्जापुर में कालीन भाई का जो कैरेक्टर दिखा कुछ उस टाइप का, ठीक है? दे तो नहीं तो अभी यहीं पर गाड़ देंगे, तो काइंड ऑफ दैट। तो हियर द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू अंडर कोerशन, इसको कहते हैं कोerशन, कहते हैं क्या कहते हैं? कोerशन। कोerशन समझते हो? किसी को भी मार पीट धमकी देके कोई काम कराने के लिए मना लेना, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है सर।
इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और इसका कोई मतलब कोड में इसका कोई जगह नहीं है। मतलब कोर्ट में बात जाएगा तो जिसने धोखा दिया उसका डायरेक्ट जेल होगा या फिर जो भी एज पर मतलब जो भी आईपीसी का रूल जो है, आईपीसी क्या है सर, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से सजा होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग केस पे अलग है। हम लोगों के लिए आईपीसी वाला लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग कोई क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल लॉ नहीं पढ़ रहे, हम लोग सिर्फ बिजनेस लॉ पे ध्यान देंगे। और बिजनेस से बहुत सारा केसेस होता है, हम लोगों को पता है। स्टूडेंट में नोट दैट द टर्म कोअर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, सब कुछ हम लोग अलग पॉइंट चैप्टर्स में बात करेंगे कि कोअर्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अंडू इन्फ्लुएंस नॉर्मली रिलेटिव से मिलता है। जो अपने होते हैं ना वही आपका फायदा लेते हैं। अपने मतलब वो क्या था ना, अपना मतलब सर जो आपके बहुत करीब है, मतलब द पर्सन हु आर वेरी क्लोज टू यू, दे ओनली कैन टेक इन्फ्लुएंस। अंडू इन्फ्लुएंस मतलब जो आपको धमका के आपको मतलब आपका आपका कोई वीकनेस का फायदा उठा के आपको डरा रहा है, फिर आपका संपत्ति आपसे ले रहा है। ठीक है, बहुत क्लोज में ऐसे होते हैं। फ्रॉड करना, मिसरिप्रेजेंटेशन करना, मतलब गोल्ड के चीज, मतलब गोल्ड का कोई ज्वेलरी गोल्ड का बोल के गोल्ड प्लेटेड दे दिया। जैसे आजकल बंगाल में एक ज्वेलरी दुकान चल रहा है, ऐसे बहुत अच्छा फेमस चल रहा है। मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ एग्जाम्पल। दुकान बहुत फेमस है। आई थिंक रोशनी मुझे हेल्प कर सकता है इसमें। श्रीहरि ज्वेलर्स, क्या मैं सही बोल रहा हूँ रोशनी? हाँ दादा। ये क्या देता है? गोल्ड प्लेटेड देता है ना? श्री, हाँ सही है ना? तो सपोज मानो हाँ। तो ये गोयना मानी श्रीहरि, जस्ट मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपके सामने मिस रिप्रेजेंटेशन का, मुझे याद आया तो मैं बता दे रहा हूँ। ये श्रीहरि ज्वेलरी बेचता है। ठीक है, बंगाल में बहुत फेमस चेन बनाया है सर, बहुत सारा जगह में इनका दुकान है, मैंने देखा। ठीक है, मैं अपने केष्टपुर में भी देखा, मैं जहाँ पर कोलकाता में रहता हूँ, मेरा होम टाउन खड़गपुर में भी मैंने देखा। तो अलग अलग जगह में भी मैंने इसका ब्रांच देख पा रहा हूँ। तो वहां से मैं एक चीज निकाल पा रहा हूँ कि सपोज तो जैसे मेरे जैसा लोगों को तो गोल्ड का कोई मतलब नॉलेज ही नहीं है, मैं उतना ज्यादा समझता भी नहीं हूँ। तो ये आप माने श्रीगोरी में चले गए, आपको लगा ज्वेलरी का दुकान है और वहां पर कोई था आपको ऐसे, तो वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि वो लोग गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी ही बेचता है। बट अगर मानो कि आपको समझ नहीं है और कोई ऐसा लुटेरा आ गया और बोल दिया कि भाई ये तो गोल्ड है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कस्ट्यूम एंड गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, यही इसका मेन थीम है। वो गोल्ड का नहीं बेचता, गोल्ड प्लेटेड का बेचता है। आपको पता नहीं है, आप लूट के आ गए, तो वो क्या हो गया, तो जो दुकानदार आपसे ऐसा किया होगा कि भाई ओरिजिनल सोना बोल के अगर बाई चांस कर लेता है, तो ये आप पे मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ और इसका भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है ना, इनवैलिड हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट और उसके अगेंस्ट में केस हो सकता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, मैं आपको धीरे धीरे सभी चीजों में समझाऊंगा। ठीक है, तो आई होप, बस सर मैं ये जो भी एग्जांपल्स मैं फटाफट उठा रहा हूँ, मैं मतलब ये जो भी मैं पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं वही उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई प्री प्लान नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, बस आप समझ जाओ इतना काफी है, मैं और कुछ नहीं चाहता। मतलब कोई नहीं है समझने से श्रीहरि का ऐड दे दिया नहीं नहीं, कोई किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, काफी बड़ा है, टीवी में ऐड वगैरह आता है, तो मुझे लगा कि आप लोग कनेक्ट हो सकते हो, दैट्स वाई, नथिंग मोर देन दैट। ऐसे में मेरे से ऐड करा के क्या होगा सर, लेकिन क्या है ना, ऐड तो ऐड है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ओके, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस क्या है, अब देखो ये तो समझ में आपको आ गया। अच्छा, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट पढ़ रहे हो आप, तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब पार्टीज, मतलब उसमें टू और मोर पर्सन होते हैं सर, पार्टीज में टू और मोर पर्सन होते हैं। राजू बोझा যাচ্ছে, पार्टीज में टू और यस मोर पर्सन होते हैं, तो कम से कम तो दो होगा या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मींस द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन, द लीगल एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहां पर बोला जा रहा है, प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन 11 में कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, स्पेसिफाइज दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हर एक इंसान कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है अगर हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज सब्जेक्ट, जिस लॉ का वो सब्जेक्ट है, मतलब इंडियन इंडियन लॉ का है तो इंडियन लॉ का सब्जेक्ट है। ही इज ऑफ साउंड माइंड, ही इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब एकदम पागल नहीं है सर, एकदम पागल नहीं है। अनसाउंड का मतलब होता है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है। गंजेड़ी समझते हो सर, वो जो गांजा चरस हम लोग बोलते हैं ना सर, वो हेरोइन या फिर क्या नाम है उसका,
अरे वो मैरिजुआना, ठीक है, इस तरह का चीजों के बारे में बोल रहे हैं। पीप आके रहता है तो फिर वो बंदा क्या है, साउंड नहीं है, हमेशा अपने ही दिमाग में रहता है। तो लॉ एकदम डायरेक्ट उनको अनसाउंड बोल देता है। इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू व्हिच ही इज सब्जेक्ट। अगर बाय चांस कोई लॉ उनको, मतलब सपोज मानो कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट हो या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज हो, उसको किसी कारण से डिस्क्वालीफाई करके रखा है, ठीक है, कि भाई आप इस बंदे से, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब चाहे वो बाहर का भी बंदे क्यों ना हो, मतलब कोई फॉरेन कंट्री में ही उसको बैन करके रखा है, ठीक है, जैसे मानो कि अपना विजय माल्या, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह से। विजय माल्या को जानते हो सर? एनी आइडिया सर? विजय माल्या कौन है सर? किंगफिशर का ओनर। किंगफिशर एयरलाइंस का ओनर, या किंगफिशर ब्रांड का भी ओनर आप बोल सकते हो, ये विजय माल्या। ये क्या किया इसने, ये जो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का ओनर भी इसी का कंपनी है सर, ये रॉयल मतलब इन्हीं का कंपनी हुआ करता था, ठीक है। तो अभी तो कोई और कंपनी आ गया है, इसको तो और मौका नहीं मिला। ये विजय माल्या आप लोग जानते हो, एक बहुत फेमस, आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखे हो सर, उले ला ला ले ओ, देखे हो सर? ये किंगफिशर का जो आपका लीकर होता है उसका एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं, उले ला ले ओ, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ही इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन एफर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रिटर्न हिम फ्रॉम द यूके टू फेस चार्जेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइम्स इन इंडिया। जस्ट लुक हियर, डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं आपको अकेला से क्यों बोलूं। ही इज सब्जेक्ट टू ऑफ एन एक्स्ट्राडिशन एफर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो वो किसका सब्जेक्ट है? इंडियन गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, यूके में छुपा हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बोल रहे हैं कि भाई आप उसको इधर भेजो बिकॉज उसका फाइनेंशियल क्राइम है। अब क्राइम क्या है आपको मैं बता देता हूँ। उसने क्राइम क्या किया, वो किंगफिशर एयरलाइंस जो है, उस किंगफिशर एयरलाइंस जो बहुत फेमस एक फ्लाइट कंपनी हुआ करता था, मतलब पैसेंजर फ्लाइट के लिए बहुत जाने जाते थे, उस फ्लाइट को चलाने के लिए उन्होंने कुछ करीब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करीब 35,000 करोड़ का लोन लिया था। अब एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, ये एक फॉर्मर राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, एक रेस्पेक्टेड पोजीशंस पे भी थे। तो उसका फायदा लेके इसने 35,000 करोड़ का लोन भी लिया था, मतलब बिजनेस में भी लगा दिया और लोन भी ले लिया। अब समझ रहे हो ना सर? अब बाद में वो 35,000 करोड़ का जो लोन है वो वापस नहीं किया, और उसका जो कंपनी है दैट इज ये कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर एयरलाइंस, जस्ट मिनट में आपको दिखाता हूँ। किंगफिशर एयरलाइंस शेयर का दाम देख के कोई फायदा नहीं है, एकदम खत्म हो चुका है कंपनी, ठीक है। तो किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी टोटली बंद हो गया है, और इसका जो भी एसेट्स है वो अभी सेल का प्रोसेस में है, ठीक है, वो सेल किया किया जा रहा है। एयरलाइंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सेल सेल के प्रोसेस में है, ठीक है। जैसे एयरलाइन ग्रुप बेस्ड इन इंडिया थ्रू इज पेरेंट कंपनी यूनाइटेड ब्रीडर्स ग्रुप हैज a 50% स्टेक इन लो कॉस्ट कैरियर किंगफिशर रेट until December 2011 किंगफिशर एयरलाइंस had the second largest share in India's domestic air travel market। लेकिन आज के डेट में वो कुछ नहीं है इंडिया में। तो इस तरह का कंपनी को चलाने के लिए लोन लिया, बहुत अच्छा किया, बट अभी भागे क्यों? यूके में जाके क्या कर रहे हो? तो बेसिकली इंडियन लॉ के हिसाब से वो क्या है, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड, तो वो तो डिस्क्वालीफाइड है। तो उसके यूके को होना चाहिए कि उसको वापस करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए उसके अगेंस्ट में, और उसको जरूर सजा देना चाहिए, क्योंकि 35,000 करोड़ स्टेट बैंक का पैसा उसका नहीं है सर, ये पब्लिक का पैसा है। ये अलग बात कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि पैसा हमारा बैंक में सेफ रहता है, ये अलग बात, लेकिन उसके लिए और कुछ नहीं सर, आपका हमारा प्रोजेक्ट ही रुका रहता है कि अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो पब्लिक बिजनेस नहीं बना पाएगा, पब्लिक बिजनेस नहीं बना पाएगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, रोड हॉस्पिटल स्कूल्स कुछ भी बनेगा नहीं, जहाँ जैसा जो भी चाहिए होगा एज पर योर डिस्ट्रिक्ट, एज पर योर स्टेट, जहाँ भी आप हो। तो बेसिकली पैसा हमारा है, ये किसी का अपना चीज नहीं है। तो अगर उसके पास एसेट्स है तो उसको प्रॉपर ही अकाउंटिंग प्रोसेस में उसको लिक्विडेट करना बोलते हैं सर। आप लोग जब भी अकाउंटेंसी सीखते जा रहे हो, चार्टर्ड बनते जाओगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा कि लिक्विडेशंस कैसे होता है। और ये सीए का ही काम होता है वैसे मेनली, और कॉमर्स प्रोफेशनल्स का ही काम होता है इस तरह का काम को प्रॉपर वे में हैंडल करने का। तो ये सब आप समझ जाओगे धीरे धीरे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, मैं आपको सिंपल कहूँ तो आपका एज एक मेजर एज में होना चाहिए, जिसका मतलब है 18+। आप पागल नहीं होना चाहिए, आप साउंड दिमाग का होना चाहिए, मतलब आप एकदम सिंपल और सीधा साधा, और सीधा साधा इन द सेंस मतलब पागल नहीं हो आप, और आपको कोई लॉ के द्वारा कोई डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है किसी भी जगह में, ठीक है। तो ए पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट फुलफिल दी अबव 3 क्वालिफिकेशंस। ये तीनों क्वालिफिकेशंस अगर आपका है तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो।
अब क्वालिफिकेशंस में और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया, क्वेश्चन ए मतलब क्वालिफिकेशंस ए के लिए क्या बोला है पहले देख लेते हैं, ध्यान से सुनना सर। एक एक लाइन बहुत कीमती है सर, एक एक लाइन कीमती है, कीमती बहुत कीमती है, आप समझ नहीं सकते, ये सब आपके हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम के साथ तो सर एग्जाम वही चीज का देना चाहिए ना जो लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो। रेफर्स टू द एज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन, दैट इज person entering into contract must be of 18 years of age. Persons below 18 years of age are considered minor, therefore incompetent to contract. तो सर क्या कभी भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसमें बात करेंगे सर। माइनर के ऊपर पूरा स्पेशल एक एरिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसमें डिटेल्स चर्चा होगा। बट करेंटली इतना समझ लो कि भाई जो माइनर है वो तो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्वालिफिकेशंस बी में अगर बात करें तो रिक्वायर्स ए पर्सन्स टू बी ए साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब सर जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका, ही शुड बी इन हिज सेंस सो दैट ही अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इतना सेंस तो होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका अल्टीमेट होगा क्या, ठीक है, at the time of entering into contract. A lunatic मतलब पागल, and idiot जो बोका बंदा, a drunken person जैसे आपको बोल रहा था ना मैं कि कोई गंजेड़ी नशाड़ी जो होते हैं सर, ये persons or other under the influence of some intoxicant is not supposed to be a person of sound mind. समझ रहे हो ना, जो इंटॉक्सिकेंट है, ड्रंकन है, ल्यूनेटिक है, इडियट है, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अगर कोई करेगा तो वही फंसेगा। अब अगर इस तरह का लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फिर आपका पैसा मारा जाता है, आपका प्रॉपर्टी आपसे चला जाता है, तो इसमें आप जिम्मेदार हो सर। वो बंदा को तो वो तो क्या है सर, वो तो पागल है, वो पागल होकर ही खत्म हो जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम है कि किसी भी इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आप जरूर उनके बारे में समझा करो कि वो पागल तो नहीं है, वो इडियट तो नहीं है, वो ड्रंकन तो नहीं है। तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये लॉ कहता है सर, ठीक है, और लॉ एकदम सही कहता है। Qualification C requires that a person entering into contract should be not be disqualified by his status is entering into such contract. Such persons are an alien enemy. Alien enemy कौन जानते हो, मतलब कोई आपका कोई कंट्री है जिसके साथ आपका युद्ध चल रहा है। जैसे कि चाइना के साथ युद्ध तो चला नहीं पर होने के कगार में आ गया था। पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल है सर। पाकिस्तान में मैक्सिमम टाइम ही इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई लड़ता चलता रहता है, तो पाकिस्तान के साथ तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। और अगर स्पेशली जब भी वो एनिमी जैसा काम ज्यादा करे, ठीक है, मतलब बात बात पे कश्मीर को अटैक करके इंडिया का जो भी कश्मीर में अटैक करता है, या फिर मुंबई में अटैक करता है, इंडिया के अंदर आतंकवाद फैलाता है, इस तरह का जब जो भी चाहे पाकिस्तान के थ्रू से हो या फिर चाइना किसी भी तरह का, मतलब कोशिश करे कि इंडिया को शांति में नहीं रखना है, इस तरह का जो भी कंट्री ऐसा करते हैं तो उसको एलियन एनिमी कहेंगे। फॉरेन सोवरेंस मतलब कोई भी फॉरेन ब्रांड एम्बेसडर्स जो होते हैं, अब उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉरेन सोवरेंस के बाद आ गया तो फिर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चलो। बहुत सारे चीज सर दुनिया में हैं, क्या जाने और क्या नहीं। अमेरिकन सेंटर इन कोलकाता, अमेरिकन सेंटर कोलकाता, सर ये देश के अंदर फॉरेन है सर। ऐसे तो हर कंट्री में, इंडिया के हर कंट्री में, हर कंट्री का फॉरेन एम्बेसडर का होता है, मतलब वर्ल्ड के हर एक कंट्री में। अब यूएस में जाओ तो आपको वहां पर इंडियन एम्बेसी मिलेगा। अब इंडिया में आओ तो आपको फॉरेन का एम्बेसी दिखेगा। जैसे अमेरिकन एम्बेसी जो है वो आपका पार्क स्ट्रीट में है। अमेरिका का जो एम्बेसी है वो पार्क स्ट्रीट में है, ये देखो ये यही है एग्जैक्टली, ये देखो बियॉन्ड ब्लू एंड पिंक एंड अमेरिकन सेंटर कोलकाता, ठीक है। तो ये अमेरिकन सेंटर बेसिकली अमेरिकन एम्बेसी है, तो ये कोलकाता में है। ऐसे तो पाकिस्तान एम्बेसी दिल्ली में है, तो इस तरह हर जगह में। तो इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं ना, ये फॉरेनर ही है, और ये जो भी करते हैं इसके अंदर ये अमेरिका ही है। एक छोटा सा अमेरिका है यहाँ पर, ठीक है, एक छोटा सा इंडिया आपको अमेरिका में भी मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली ये जो भी एम्बेसी में होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बनाते हुए ये चीज बनाया गया सर। तो आपको मैं इतना बता रहा हूँ, जो फॉरेन सोवेरिन्स है जो यहाँ पर बैठे हैं, आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि इंडियन लैंड में है लेकिन इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना। ये देखो ये अमेरिकन सेंटर में जब ओबामा आया था, ठीक है, ओबामा, बराक ओबामा आया था जब यहाँ पर, तो तब का एक इमेज आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो एग्जैक्टली दीज आर द थिंग्स। बहुत सारा चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए। कन्विक्स, अगर कोई डेकॉइट है, कोई कन्विक्स है, मतलब कोई चोरी वगैरह किया है या फिर उनके ऊपर कोई आरोप है, तो दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड बाय लॉ। कन्विक्टेड है, ठीक है, तो उनके ऊपर कोई आरोप है, कोई चोरी का इल्जाम है, कोई डेकॉइट का इल्जाम है, तो इस तरह का कुछ भी है, वो जो भी है उनका अगर लॉ में मना करता है लॉ, तो फिर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन्स नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। तो जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सर, हम लोग इसको बंगाली में बोलते हैं যোগ্য ব্যক্তি, বুঝলি রাজু, বাংলায় কি বলে
योग्य व्यक्ति, हिंदी में क्या कहते हैं? योग्य, मतलब जो एलिजिबल है कि नहीं है, सिंपल कहना है एलिजिबल है कि नहीं, योग्य व्यक्ति है कि नहीं। तो ये समझना जरूरी है कि भाई क्या वो लॉ उसको योग्य मानता है या नहीं। तो दैट इज द थिंग, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। तो सर प्लीज टेल मी, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज क्लियर है और नॉट? प्रिया, रोशनी, बताना प्लीज। हाँ सर, क्लियर है दादा। ওকে, प्रगति বুঝতে পারা যাচ্ছে? বিশ্বজিৎ बता। यस सर। ওকে, এ রাজু বুঝতে পারলি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারিস। আচ্ছা ঠিক আছে, লাস্টে নিচ্ছি কোশ্চেन, ভালো করে শুনে ने। कंसिडरेशंस में तो मैंने पहले ही बात कर चुका था। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है, अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है, कंसिडरेशन पक्का होना चाहिए। प्लीज, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इट इज रेफर्ड टू एज क्वाइड प्रो क्वो। क्वाइड प्रो क्वो, क्वाइड प्रो क्वो का मतलब क्या है? क्वाइड प्रो क्वो मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगेन एक लातिन वर्ड, ठीक है। अब ऐसा क्यों यूज किया जाता है मैं आपको पहले ही बोला, ताकि समथिंग इन रिटर्न का मतलब अगर इंग्लिश में कुछ अलग मतलब निकले तो कम से कम लातिन में ना चेंज कर सके। तो एग्जैक्टली दीज आर समथिंग प्रैक्टिस, ठीक है, ये एज पर प्रैक्टिस। अब किसी किसी के मन में चलता है सर इंग्लिश में था तो इंग्लिश में रखता, अलग से क्वाइट प्रो को देने का क्या मतलब था? सर क्या करे सर, ये लॉ है, जो लॉ मेकर्स है उनको जाके पूछना पड़ेगा डिटेल्स, हम लोगों को अभी इतना जरूरी नहीं है। तो it is referred to as a quid pro quo, that is something in return. A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party or some forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by other. मतलब समझ रहे हो सर, एक जन को फायदा होगा तो दूसरा जन को कुछ तो जाएगा। मतलब वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द केस सेंस ऑफ लॉ में कंसिस्ट आइदर इन सम राइट, सम इंटरेस्ट, सम प्रॉफिट और बेनिफिट। जैसे कि आपको मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल यूज किया था, एसएल वर्ल्ड में घूमने जाने वाला। एसएल वर्ल्ड में जब भी आप घूमने जाओगे तो बदले में आपको जो मिलेगा वो आपका कंसिडरेशन था, और एसएल वर्ल्ड को जो टिकट का मिल रहा है। श्रीहरि ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदोगे तो ज्वेलरी इज योर कंसिडरेशन, और इसके बदले आप जितना पेमेंट श्रीहरि को करोगे वो श्रीहरि का मतलब आपका कंसिडरेशन। तो वही सिंपल वर्ड में यहाँ पर कहा गया है, ज़्यादा और कुछ नहीं इसमें। यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। एज आई प्रीवियसली डिस्कस दिस थिंग्स कंसिडरेशंस के बारे में, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर छोटा करके बता दिया आपको। एग्रीज टू सेल इज बुक टू बी फॉर ₹100। तो अगर ए एग्री कर रहा है बी को किताब बेचेगा, तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? प्लीज टेल मी, आप लोग बताना प्लीज। ए एग्रीज टू सेल इज बुक टू बी फॉर ₹100, तो व्हाट इज द कंसिडरेशन फॉर ए? ₹100। ए का कंसिडरेशन है 100 थे, वेरी गुड सर। और बी का कंसिडरेशन क्या है? बुक। थैंक यू साहिब। राजू बुझते पारा गেল? A agrees to sell his book to B for ₹100, तो A এর कंसिडरेशन কি 100 और B का कंसिडरेशन क्या है? बुक। রাজু বোঝা গেছে? বল। হ্যাঁ স্যার। ট্রাই কর, আনসার যখন জিজ্ঞেস করব ট্রাই করিস আনসার দেওয়ার। ওকে, নেক্সট বিশ্বজিৎ, B promised to pay ₹100 is the consideration for A's promise to sell his book. A's promise to sell the book is the consideration for B's promise to pay ₹100। सिंपल है। अच्छा, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट? लॉफुल कंसिडरेशन क्या है और लॉफुल ऑब्जेक्ट ही क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशंस भी लॉफुल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अब कैसे? द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। लॉफुल मतलब सर जो लॉ को मानते हुए चलता है। Point to be noted, sir, section 23. Section 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law. Consideration or object is not lawful if it is prohibited by law. अगर वो चीज लॉ से ही मना किया गया है तो उसको प्रोहिबिट किया गया है। प्रोहिबिटेड मतलब जो मतलब मना है सर। और it is such as defeat the provision of the law. It is fraudulent or involves injury to the persons or property of another, or court regards it as immoral or opposed to public policy.
सिंपल मैं आपको बताता हूँ। ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशंस इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ए प्रॉमिस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशंस, प्रोसिक्यूशंस मतलब जिसने दोषी किया है, मतलब अगर आपको दोषी करार दिया जाता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशंस, मतलब जिसके ऊपर कोई आरोप लगा है, ठीक है, समझ रहे हो ना सर। इफ एनीवन इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग और उसको कोर्ट ने ब्लेम किया है, कोई आम इंसान ने नहीं, ये प्रॉमिस इज टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशंस इंस्टीट्यूट अगेंस्ट बी, जो बी के ऊपर लगाया गया है कि भाई तुमको इस पर्टिकुलर, जैसे आप लोग टीवी में देखते होंगे कि धारा 306 के तहत इसको उम्र कैद की सजा सुनाया जाता है। मुझे एग्जैक्ट सेक्शन अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। धारा 420 के तहत, 420 एक धारा है सर, हम लोग बोलते हैं ना 420 गिरी मत कर, हाँ बहुत 420 है, ये 420 आईपीसी का एक सेक्शन है, आपको इधर याद करने का जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो किसी के साथ धोखाधड़ी करते हैं ना, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को लूटना, किसी को गलत चीजें देके उसको मतलब भ्रमित करना, मतलब उसको अलग चीजें बताना, तो वो 420 सेक्शंस के अंदर आता है। और 420 सेक्शंस का सजा जो है आईपीसी में, दैट इज मोस्ट प्रोबेबली, एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता याद है अभी, वो 7 साल का जेल है कुछ ऐसा, ठीक है, 7 ईयर्स तक का जेल भी हो सकता है। तो ये कुछ एक आपको मैं समझाने के लिए बता रहा था। ऐसे भी देखो सर, आपका लिए मैं बिजनेस लॉ को ही आपको प्रायोरिटी देने के लिए बोलूंगा, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, दीज आर नॉट योर पार्ट, बट फिर भी जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर बात वही है कि ये प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी, उसने चोरी किया था, एंड बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, मतलब बोल रहा है बी, ए बोल रहा है कि भाई तेरे ऊपर जो भी केसेस है चोरी का, चोरी के लिए तुझे जो सजा मिलेगा एज पर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत, वो सजा मैं हटा दूंगा, पर बदले में जो भी तू लिया है मेरा, जो भी तू मेरा वैल्यू, जो भी वैल्यू लिया वो मेरे को रिस्टोर कर। और बी भी बोल रहे हैं कि अगर आप मेरा प्रोसिक्यूशन जो भी है, मेरे ऊपर जो भी आप आरोप लगा रहे हो चोरी का, या अगर आप ये हटा देते हो, तो फिर मैं जो भी चीज दिया था मैं आपको वो वापस कर दूंगा। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है, क्या लग रहा है? एक चोर ने चोरी किया, फिर वो बोलता है कि आप मुझे पुलिस के पास मत दो, तो मैं आपको जो भी चीज मैं लिया था मैं सारा का सारा चीज आपको वापस कर दूंगा। इज दिस एग्रीमेंट वैलिड? क्या लग रहा है सर? नॉर्मल लॉजिक जो बोलेगा वही void हो बताओ। जाएगा। वॉइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना विश्वजीत? राजू बता, किस दिस एग्रीमेंट वैलिड? এটা ভ্যালিড হওয়া উচিত? ना सर। नो सर, बिकॉज चोरी चोरी मतलब चोर ने चोरी किया, तो चोरी करना ही तो इंडियन पेनल कोड के तहत एक बहुत ही बड़ा रॉन्ग, मतलब रॉन्गफुल वर्क है। तो जो गलत काम है उसको कभी भी लॉ आपको डेवलप नहीं करता है ना प्रिया? गलत काम के लिए आपको सजा तो मिलेगा, तो उसके साथ हाँ, because starting से objective ही unlawful था ना। ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है। वेरी गुड प्रिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है। तो जिस चीज के ऑब्जेक्टिव ही अगर अनलॉफुल हो तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो उसको वापस करे या ना करे, सजा तो उसको मिलेगा। तो एग्रीमेंट ही नहीं है, ये एग्रीमेंट है ही नहीं, इस तरह का एग्रीमेंट आप कर ही नहीं सकते। ऐसे दिख रहा है एग्रीमेंट, बट इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड है, कैंसिल हो जाएगा एज पर लॉ, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। वेरी गुड। A agrees to sell his house to B against 100 kg of cocaine. A agrees to sell his house to B against 100 kgs of cocaine. A बोल रहा है कि भाई हाँ मैं आपको मेरा घर बेच दूंगा, पर बदले में मुझे आप 100 केजी कोकेन दे दो। कोकेन क्या है सर? ड्रग्स है। कोकेन ड्रग्स है। ये अपना गोवा, इंडिया का जो गोवा पार्ट है, वो वहां पर बहुत सारा मैक्सिकन्स के साथ पता नहीं किस तरह से क्या रिलेशन हो गया, ऐसे बहुत सारा पोर्तुगीज कॉलोनी है गोवा में, ठीक है, गोवा में बहुत सारा पोर्तुगीज कॉलोनी है और फॉरेन के साथ बड़ा कनेक्शन है। तो गोवा में ना सर इस तरह का बहुत एक चेन बढ़ गया है, इसके ऊपर कुछ मूवीज में भी दिखाया गया। तो ये बहुत गलत बात है कि गोवा का जो ऐसे बहुत ही एडुकेटेड एरिया है और बहुत ही सुंदर भी है, ब्यूटीफुल जेंटल एरिया, इट्स अ वेरी जेंटल एरिया, बट गोवा में रिसेंट ट्रेंड में कोकेन का बहुत बड़ा चेन आया था सर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा खराब बात है कि गोवा में ऐसा क्यों हुआ था, ये गवर्नमेंट बाद में कोशिश कर रहा है, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब नॉट अ गुड थिंग एज पर दी लोकल डेवलपमेंट। दिस इज द गोवा, जस्ट इमेजिन। तो ये पनाजी है, गोवा का कैपिटल सिटी है। तो गोवा बहुत ब्यूटीफुल है, वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। अरेबियन सी के बगल में है एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। इसका जो भी यहाँ पर जो भी पोर्तुगीज कॉलोनी आया था, उसके बाद यहाँ पर जो भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो अपना कल्चर है इसका, बट फिर भी
ये जो भी कोकेन कल्चर तो ये बहुत खराब है। और गोवा के रूट से, पंजाब के रूट से, वो एक मूवी में भी दिखाया था। अब आपका क्या मूवी है शाहिद कपूर का, शाहिद कपूर और इसका उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब। एग्जैक्टली पंजाब में भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब थोड़ा पैसा ज्यादा होने से ना लोग बहुत मिसयूज भी करता है। मतलब पंजाब भी पैसे में बहुत अच्छा है, गोवा का भी मतलब इकोनॉमी बहुत डेवलप है, मतलब कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री पंजाब इज वेरी 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 लार्ज इकोनॉमी, मतलब उसका इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है। और गोवा को तो मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी है इसका। ठीक है, गोवा, सिक्किम, सिक्किम का लेकिन एक चीज अच्छा है, इस तरह का प्रॉब्लम सिक्किम में नहीं है। मतलब दे आर वेरी जेंटल। बट गोवा ने इस तरह का जो कल्चर वहाँ का यूथ में बिल्डअप हुआ था, इसको लेके बहुत एक खराब बात कुछ दिन आया। अब अभी भी शायद है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। तो जो भी कुछ मैक्सिकन चेन, मैक्सिको से बहुत सारा, मैक्सिको बहुत इस तरफ में खराब है सर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो लॉ में ध्यान दिया जाता है। agrees to sell his house to B against 100 kg of cocaine, such agreement is illegal as the consideration is unlawful। मतलब घर ठीक था सर, हाउस इज ओके, इट्स अ लीगल, इट्स नो प्रॉब्लम, किसी को घर तो बेच ही सकते हो, इट्स टोटली लीगल, नो प्रॉब्लम इज हियर। बट व्हाट अबाउट ड्रग्स, कोकेन, ये क्या बात है, इट्स इलीगल, टोटली इलीगल। कान के नीचे पहले 2 थप्पड़ लगाओ और फिर जेल में जाके जिंदगी भर का उम्र कैद कर दो। मजाक चल रहा है क्या? हाँ, क्या चाहते हो? ऐसे तो यूथ गड़बड़ा रहा है और भी यूथ को गड़बड़ कर रहा है। इस तरह का चेन को खत्म करना चाहिए, सिंपल है। ठीक है सर, आप जज्बाती हो रहे हो, अच्छा ठीक है सर, लॉ में आ जाते हैं। जज्बाती नहीं होना है, लॉ में आ जाते हैं। ओके, तो समझ में आया ना सर, अनलॉफुल कंसिडरेशंस क्या है? ये अनलॉफुल कंसिडरेशन था। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है, अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो कंसिडरेशंस क्या होना चाहिए सर? लॉफुल। ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लॉफुल। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। वॉइड का मतलब अगेन बोल रहा हूँ सर, कैंसिल हो जाना, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड वॉइड। मतलब वैलिड का ऑपोजिट होता है, वैलिड ऑपोजिट इज वॉइड। ठीक है, वैलिड का ऑपोजिट है वॉइड, लॉ में इसको यूज किया जाता है। वॉइड का मतलब बातिल हो जाना, कैंसिल हो जाना। ठीक है, और वैलिड मतलब लागू हो जाना, सिंपल है। इस तरह से याद रख सकते हो। याद रखने का बहुत तरीका है, आपको जो ठीक लगे आप याद रखो, आप अपने अपने हिसाब से याद रखो। ठीक है, बस कुछ चीज़ें लॉ में ध्यान रखना, सेक्शंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, सेक्शंस जैसा है वैसा ही रखना है। अगर कहीं पर कोई डेफिनेशंस है तो डेफिनेशंस को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो डेफिनेशन सेक्शंस वो जैसे लॉ बोला है आपको वैसा ही लिखना होगा। कंसेंसस एडिडम को आप कुछ दूसरा लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें लॉ जो है वो है, लॉ को आप नहीं बदल सकते, आपको कोई राइट नहीं है कि आप लॉ को अपने तरीके से लिखो। इसलिए लॉ वेरी टू दी पॉइंट पढ़ाई करना चाहिए। और लॉ को एकदम मतलब कोई बोलते हैं सर क्या एकदम रट लूँ, हाँ सर समझ के रट लो, एग्जाम्पल समझो, लेकिन लॉ का लैंग्वेज को आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, इतना मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। मतलब आपको लॉ का जो लैंग्वेज है उसको एज पर लॉ ही रखना पड़ेगा, उस पर आप अपना लैंग्वेज नहीं लगा सकते। समझ में आ रहा है सर? हेलो सर, मेरा साउंड है क्लियर? है दादा। ओके ठीक है। क्या बीच में साउंड नहीं था क्या, कुछ सेकंड्स ऐसा हुआ था? नहीं सर, था, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी void। द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी व्हिच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और void। मतलब अगर लॉ ही किसी चीज को void कर देता है या इलीगल कर देता है या डिक्लेयर कर देता है कि ये इलीगल है या void है, तो उस चीज को किससे आप वैलिड करोगे? इट्स सिंपल, एन इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट expressly or impliedly prohibited by law। A void agreement is one without any legal effects। एग्रीमेंट void कब हो जाएगा? जिसका कोई लीगलिटीज नहीं है। जैसे थ्रेट टू कॉमिट मर्डर, किसी को मर्डर करने के लिए सुपारी देना। सर आप लोग जानते हो सुपारी किलर का बहुत एक टाइम पे नाम चलता था, अभी भी चलता है सुपारी किलर, मतलब उसको सुपारी देता है और वो मारता है लोगों को, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना। पब्लिशिंग डिफामेटरी स्टेटमेंट और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट व्हिच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। जैसे विक्टोरिया सेल करने का बात करना या ताजमहल को सेल करने का बात करना। क्या आपको मन हुआ तो आप क्या विक्टोरिया मेमोरियल सेल कर दोगे? हेलो सर, आप विक्टोरिया फॉर सेल लेके एक प्लेकार्ड लेके खड़े हो गए, ठीक है, कोलकाता में, विक्टोरिया फॉर सेल,
क्या ये पॉसिबल है कि आप विक्टोरिया को सेल कर दोगे? नहीं सर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोलकाता का एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, ये इंडिया का ही बहुत सारे फेमस फेमस सर वर्कर्स। कोई बोलता है सर ब्रिटिश ने बनाया, हाँ सर ठीक है, ब्रिटिश ने इंजीनियरिंग बनाया था, लेकिन इस पे जो काम किया था ना सर, वो सारा का सारा इंडियंस है, और ये सब राजस्थानी मतलब कलाकारों ने काम किया था इस पे। आपको इस पे प्राउड फील करना चाहिए। ताजमहल भी सब इंडियन ने बनाया, कोई विदेशी ने नहीं बनाया। तो बड़ा प्राउड फील होना चाहिए आपको कि क्या मेहनत करके इस तरह का स्ट्रक्चर को खड़ा किया उन लोगों ने। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीज आप बेच नहीं सकते, पब्लिक का इमोशंस जुड़ा हुआ है। हावड़ा ब्रिज फॉर सेल, हावड़ा ब्रिज जो कैंटिलीवर ब्रिज है, वर्ल्ड का वन ऑफ दी मतलब आइकॉनिक ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। आई होप आप लोग समझ सकते हो, एक टाइम पे वर्ल्ड में ऐसा ब्रिज होता ही नहीं था। जो हावड़ा ब्रिज जो है सर, आप लोग शायद जानते हो कि हावड़ा ब्रिज बहुत आइकॉनिक इसलिए है कि इसका दोनों साइड में सर कोई पिलर नहीं है। ये जो हावड़ा ब्रिज देख रहे हो सर, देख रहे हो पूरा दिख रहा है, कोई पिलर नहीं है, कैंटिलीवर पॉइंट पे, मतलब दोनों साइड से, ये दोनों साइड से ना खींचा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो ये जो इसका ये जो पैटर्न है हावड़ा ब्रिज का, ये इसको बहुत आइकॉनिक बनाते हैं। और इसमें भी मतलब इंडियन इंजीनियर ही काम किया था सर। ब्रिटिश का प्लान था, बट इंजीनियर सारा का सारा इंडियंस थे, और जो लेबर काम किया था वो भी सारा का सारा इंडियंस थे। हमें क्रेडिट दो सर, बाहर वाले को क्या हमेशा क्रेडिट देते रहते हो? ये इंडियाज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग खुद को क्रेडिट देना भूल जाते हैं। दिस आर दी प्रॉब्लम। करप्शन है हमारे कंट्रीज में, नेता लोग खराब है, वो अलग बात, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई हावड़ा ब्रिज इज सो आइकॉनिक। तो एग्जैक्टली अब हावड़ा ब्रिज को बेचने चले जाओगे क्या? नहीं सर, पब्लिक का प्रॉपर्टी है, ऐसे तो बेच सकते ही नहीं, बट फिर भी मतलब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है आप उसको नहीं बेच सकते। तो इस तरह का चीजें, entering into a agreement which are opposed to public policy, illegal in nature. Similarly, an agreement in restraint of trade, मतलब किसी को बिजनेस करने से रोकना। क्या आप किसी को बिजनेस करने से रोक सकते हो? इज इट पॉसिबल कि आप बिजनेस करने से किसी को रोक दोगे? हाँ सर, आप किसी को बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। ये कैसे पॉसिबल है आप किसी को बिजनेस करने से रोक दोगे? कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है, कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है और आप उसको बिजनेस ही करने नहीं दोगे। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को बिजनेस करने से रोकना इलीगल है सर, ठीक है, ये इलीगल है। मतलब अगर किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करना कि भाई तू यहाँ पर दुकान मत लगा, बदले में 2 लाख ले और निकल जा, ठीक है, मतलब तू यहाँ पर दुकान मत लगा, बदले में 2 लाख ले और निकल जा, इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है सर। मैरिज, किसी को शादी करने से रोकना, ये भी वॉइड है। किसी को शादी करने से मतलब तुम उनको शादी मत करना, बदले में तुम 10 लाख लो पर उससे शादी मत करना। और वो बंदा भी क्या करता है, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, शादी तो किसी का भी हो सकता है, तो वो क्या करते हैं, वो सच में पैसा लेते हैं और सच में शादी नहीं करते, बिकॉज उसके लिए शादी एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा था और बिजनेस जैसा डील करके निकल गया था। तो पॉइंट क्या है कि किसी को अपना जो भी इस तरह का काम, मतलब किसी को शादी करने से रोक के उसको पैसा देना, किसी को ट्रेड करने से रोक के उसको पैसा देके ट्रेड को रोक देना, इस तरह का जो भी कल्चर्स है ना, ये कल्चर्स को अलाउ नहीं करता लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब अगर मतलब जो वैलिड है उसको, ये सब तो क्या है, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है। और जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। जैसे कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला काम, इलीगल इन नेचर वाला काम, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वाला काम, मैरिज को रिस्ट्रेंट करना, लीगल प्रोसीडिंग, किसी को कोर्ट में जाने से रोकना, किसी को कोर्ट में जाने से रोकना, समझ रहे हो ना सर पॉइंट को? कोर्ट में मतलब कोर्ट में जाना हमारा आपका सबका हक का है। तो आप मुझे कोर्ट जाने से या थाने पे जाने से मना कर रहे हो, मतलब क्या करना चाहते हो आप बेसिकली मेरा लीगल हक छीन रहे हो, और बदले में मुझे धमकाते हो कि उड़ा देंगे, गिरा देंगे, इस तरह का धमकाते हो आप मुझे। तो लीगल प्रोसीडिंग से किसी को रोकना, रिस्ट्रेंट करना, रिस्ट्रेंट मतलब रोक टोक लगाना, तो ये सब सर डिक्लेयर्ड वॉइड है। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। दिस आर द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, याद रखिएगा सर, क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। किसी को कोर्ट जाने से रोकना, किसी को ट्रेड करने से रोकना, मैरिज करने से रोकना, किसी को इलीगल नेचर के बिजनेस करने के लिए प्रोवोक करना, किसी को अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला काम करना, लाइक विक्टोरिया, ताजमहल, हावड़ा ब्रिज सेल कर देना, उसको धोखा देना, इस तरह का, ये सब वॉइड है। तो इसलिए लॉ कहता है पॉइंट नंबर 6 में कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो वॉइड नहीं है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, वो वैलिड है। जो वॉइड नहीं है वो वैलिड है।
तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है बड़े अच्छे से कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है। इसके बहुत सवाल पूछते हैं, ये जो 6 पॉइंट है ना, इसी 6 पॉइंट को मुद्देनजर रखते हुए आपको केस स्टडीज क्वेश्चंस करके आपको बस पूछ लेगा कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, तो बस आपको प्रूव करना है सर कि ये 6 पॉइंट प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जस्ट यू हैव टू डू दैट। ये 6 पॉइंट प्रूव हो रहे हैं कि देखो आप कोई भी अननोन सवाल का भी जवाब दे सकते हो। जड़ से समझो, यू हैव टू थिंक अबाउट फ्रॉम द रूट। रूट से समझोगे तो जवाब दे भी पाओगे, चाहे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आ जाए। ठीक है, मतलब आपको हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए ना सर। इजी आएगा तो इजी आएगा, टफ आएगा तो उसके लिए भी रेडी रहो ना। ओके, अच्छा, क्या आप लोगों को टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट दिख रहा है सर? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिस्ट दिख रहा है? विश्वजीत, राजू प्लीज बताना। साहिल, लिस्ट एक दिख रहा होगा आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, 3 तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। वन इज वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। क्या है सर? वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट क्या है? परफॉर्मेंस। फर्स्ट इज वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, सेकंड इज फॉर्मेशन, थर्ड इज परफॉर्मेंस। तो पहले एक ना ये वाला देख लेते हैं जो बहुत पॉपुलर है, सारा का सारा पॉपुलर है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनलीगल एग्रीमेंट क्या है, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। फॉर्मेशन वाइज कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस वाइज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटरी को 2 तरह से बोला जा सकता है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बस इतना ही है और ज्यादा नहीं। तो वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी वाइज कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग 1 2 3 4 5 तरह का से समझ सकते हैं। फॉर्मेशन वाइज 1 2 3 4 4 तरीके से समझ सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज मेनली 2 और 2 का फिर 2 सब पार्ट, मतलब एग्जीक्यूटरी का 2 सब पार्ट। तो इस तरह से आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को याद रखना है आपको। लेकिन सर सिर्फ ऐसे तो याद नहीं रहेगा ना, रटेंगे तो भूल जाएंगे, समझेंगे तो याद रह जाएगा। तो रटेंगे तो भूलेंगे ना सर, हर चीज को रटने जाए और भूल जाए और फिर एग्जाम का परफॉर्मेंस खराब। तो समझ लो और लाइफ में इसको यूज भी करो और एग्जाम का परफॉर्मेंस भी एनहांस करो। तो कैसे समझना है, तो चलो देखते हैं ना। केस स्टडीज देखेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ, तो फिर मजा आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी वाइज आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहता है। व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल। एन एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल, मतलब जिसको लॉ इन्फोर्स करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बात मतलब आप बाइंड कर सकते हो, मतलब हाँ भाई बोलते हैं ना सर, जोड़ दिया, बाइंड कर दिया। ठीक है, तो एग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग मतलब जो एग्रीमेंट मतलब एकदम ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ। एग्रीमेंट का मतलब क्या है सर? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, वेरी गुड। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में नो प्रॉब्लम, बट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में एकदम फेविकल का बाइंड लग गया, इस तरह का सोचो। और वो एनफोर्सेबल बाय वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, एनफोर्सेबल है मतलब एकदम लॉ द्वारा एनफोर्सेबल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो जितना सारा हम लोग 6 पॉइंट पढ़ के आए ना, सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एसेंशियलिटी है वो फुलफिल करता है। तो अगर वो सारा का सारा एसेंशियलिटी फुलफिल करता है तो ऑटोमेटिकली वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ए आस्क बी इफ ही वांट्स टू बाय हिज बाइक ₹10,000। ए बोल रहा है बी को क्या वो उसका बाइक को 10,000 में खरीदेगा। ए बी को पूछ रहा है कि भाई क्या तुम मेरा बाइक 10,000 में खरीदेगा। बी एग्रीज टू बाय बाइक, बी बोल रहे हैं हाँ भाई खरीदेगा। इट इज एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। भाई 10,000 से बाइक खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इलीगल प्रोडक्ट तो ये है नहीं। ए ने बोला, बी ने राजी हुआ, ए ने बोला और बी ने राजी हुआ और 10,000 दिया, उसको बाइक मिला और इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एकदम सिंपल पॉइंट है ये तो, मतलब एक कुछ गड़बड़ ना हो तो ये तो हो ही सकता है। सेकंड में अगर बात करें तो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल लगता है सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेक्शंस क्या है इसका? सेक्शन 2 सबसेक्शन जे, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ ना उसको सीज कर देगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, वॉइड कैंसिल हो जाएगा। सीजेस, सीजेस टू बी, सीज करना मतलब क्या? किसी भी चीज को सीज कर देना मतलब उसको उसमें रोक लग देना। तो कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। मतलब जब भी इन्फोर्स करने का टाइम आएगा उसको इन्फोर्स करना नामुमकिन हो जाता है और वो सीज कर दिया जाता है। Thus, a void contract is one which cannot be enforced by a court of law. मतलब लॉ ही उसको
किसी भी तरह से इन्फोर्स करने नहीं देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स दिमाग में आएगा तो बता देंगे आपको अभी। मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट ए बुक विद ए पब्लिशर। मिस्टर एक्स कहता है कि वो एक किताब लिखिएगा एक पब्लिशर के साथ। सर राइटर किताब लिखते हैं और पब्लिशर पब्लिश करते हैं। राइटर किताब लिखते हैं और पब्लिशर उसको पब्लिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मिस्टर एक्स एग्रीज टू राइट अ बुक विद ए पब्लिशर। सर सच कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बट आफ्टर ए फ्यू डेज एक्स जो है ना वो मर गया। एक्स डाइज इन एन एक्सीडेंट। मिस्टर एक्स कौन था सर? वो राइटर था। Here contract becomes void due to the impossibility of performance. अब क्या सर आप मुझे बताओ, पब्लिशर क्या एक्स का बच्चा को आगे बोल सकते कि भाई तुम्हारे पापा से मेरा बात हुआ था किताब लिखने वाला, तो पापा तो नहीं रहे तो आप उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दो बिकॉज आप उनके बेटे हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। तो क्या सर ये कहना सही रहेगा कि उसका बेटा आके फुलफिल करेगा? ऐसा कहना सही रहेगा सर? प्लीज टेल मी। No, राजू, no, sir. विश्वजीत नहीं ना? No, बिकॉज ये सर एक स्पेशल आर्ट है। किताब लिखना सबका बस का बात नहीं है ना सर? क्या हर कोई किताब लिख सकता है? राजू, क्या हर कोई किताब लिख सर सकता अगर है? उसका बेटा भी राइटर हुआ तो? सर वो देखना पड़ेगा कि अगर बेटा, लेकिन सर बेटा भी राइटर होगा तो न्यू एग्रीमेंट होगा, वो वाला एग्रीमेंट नहीं बनेगा। ये स्पेशल है, ये स्पेशल है, ये लिखना गाना। ठीक है सर, किसी को किसी का राइटिंग अच्छा लगता था, इसका राइटिंग अच्छा नहीं लगेगा तो आपका पापा का स्टोरी अच्छा था लेकिन आपका स्टोरी राइटिंग उतना अच्छा नहीं है तो अलग बात है सर। मतलब आपका पापा अच्छा गाना गाता था, आप भी गाते हो, बट क्या सबको सही लगेगा कि नहीं? डिपेंड करता है ना। मतलब हनी सिंह का पापा, मानो कि हनी सिंह आज दिल है पानी पानी गाते हैं और हनी सिंह का पापा क्लासिकल सिंगर थे। गाना तो गाते हैं बट क्या आप कंपेयर कर सकते हो? कहाँ मतलब रैप म्यूजिक, कहाँ क्लासिकल म्यूजिक? तो डिपेंड करता है। तो उसके लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए लॉ भी उसको अलग से एकदम चुपचाप बताते हैं। ठीक है, अगर फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है तो बना सकते हो, पर तो डिपेंड करेगा कि मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वॉइड है। जैसे ही उनका देहांत हो जाएगा वो वॉइड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत इजीली कहता है A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it becomes ceases to be enforceable. Mr. X का जैसे ही dies in accident here the contract becomes void due to the impossibility of performance. तो impossibility of performance का example याद रखना इस तरह का contract के तौर से कि जो जिसके साथ contract हुआ था वही नहीं रहा तो फिर contract कौन करेगा? That's the important thing. Okay. The valid contract when thus a valid contract when cannot be performed because of some uncalled happening becomes void. That's a simple thing. A contract with B, A contracts with B. B कौन है? B है फैक्ट्री का मालिक। B कौन है सर? फैक्ट्री का मालिक। फॉर द सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर, क्या सप्लाई करना है? 10 टन शुगर सप्लाई करना है। बट बिफोर द सप्लाई इज इफेक्टेड, सप्लाई करने से पहले द फायर कॉट इन द फैक्ट्री एंड एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा सर? सप्लाई करने से पहले ही आग लग गया, सप्लाई के बाद होता तो भी समझदारी समझ में आता, बट सप्लाई करने से पहले ही तो गोडाउन में आग लग गया, तो फिर किस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट को किया जाए? तो उसके बाद अगर कोई भी आगे बोले नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं सर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कैंसिल हो गया। It may be added that by way of clarification here that when a contract is void, it is not a contract at all, but all the purpose of identifying it has to be called a void contract. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट void हो जाए ना, एक्चुअली इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, वो किसी भी एंगल से कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, बट सिर्फ आइडेंटिफाई करना है आपको। तो इसको क्या आइडेंटिफाई करोगे? इट हैज टू बी कॉल्ड अ void contract. जब आपको आइडेंटिफाई करना हो तो यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एज अ void contract. ठीक है ना सर? तो ये था void contract सेक्शन 2 सबसेक्शन जे। एग्जांपल्स पे भी आपने देख लिया किस तरह से काम करते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं voidable क्या है, व्हाट इज voidable कॉन्ट्रैक्ट, तो voidable बड़ा आसान है, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई के तहत बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज voidable की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन आई ये डिफाइन करते हैं an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto but not at the option of the other or other is a voidable contract. मतलब सिंपल अगर मैं बात करूं, एक मतलब एक की तरफ से सही है बट दूसरे की तरफ से सही नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए लाऊंगा, डोंट वरी। एक्स प्रॉमिसेस टू सेल हिज स्कूटर टू वाई, एक्स प्रॉमिस कर रहा है टू सेल हिज स्कूटर टू वाई
कि वो अपना स्कूटर जो है, या स्कूटी बोल सकते हो आप लोग, वाई को देगा 1 लाख में। हाउएवर, तो ये जो एक्स प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुझे अपना स्कूटर दे दूंगा 1 लाख पे, बट ये जो 1 लाख का कंसेंट लिया जा रहा है ना, द कंसेंट ऑफ एक्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय वाई एट अ गन पॉइंट, कट्टा के सामने बोला जा रहा है सर, गन पॉइंट, एकदम बंदूक कान के नीचे लगाया और बोल रहा है कि भाई तेरा स्कूटर जो है मुझे 1 लाख पे चाहिए। शायद वो 2 लाख का था, 2 लाख का स्कूटर को 1 लाख में मांग रहा है, तभी तो गन पॉइंट में मांग रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई इमोशंस का बात हो कि नहीं मुझे तेरा वाला स्कूटर ही चाहिए, वो भी 1 लाख में दूंगा, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता, बट उसको गन पॉइंट पे लाके बोल रहे नहीं बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो ना सर? एक इज एन एग्रीव पार्टी, मतलब जिसको डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है ना, जिसको डरा के धमका के कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, दैट दे आर कॉल्ड एग्रीव पार्टी। समझ में आ रहा है सर कौन एग्रीव पार्टी? ठीक है, एक्स इज एन एग्रीड पार्टी एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट हिज ऑप्शंस। किसके ऑप्शंस पे? एक्स के ऑप्शंस पे, बिकॉज एक्स के साथ डरावना काम किया गया है, एक्स के साथ कोई डरावना काम किया गया है जिसके कारण वो डर के मारे वो एग्रीमेंट कर रहा है। तो अगर कोई डर के मारे काम करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो अब देखो, अब इस तरह का पॉइंट को ना टोटली कैंसिल नहीं किया जाता, बिकॉज अगर मैं वाई का बात देखूं, वाई तो 1 लाख पे लेना चाहता है स्कूटर। अब ये सच में डर है कि नहीं है, ये सब्जेक्ट टू प्रूव ऑफ द कोर्ट। कोई कोई केस में ऐसा भी होता है ना, झूठ मूठ का भी बोलते हैं कि नहीं मुझे फंसाया गया है, ऐसे बोलते हैं ना सर, नहीं मुझे फंसाया गया है, मुझे नहीं मालूम था। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी बार बहुत लोग ना मतलब जानबूझ के बदमाशी करते हैं, इसलिए इसको वॉइडेबल का नाम दिया जाता है, कि ताकि वो कोर्ट में बाद में प्रूव हो जाए कि भाई सच में कोई किसी को बोला था कि हाँ या ना। ठीक है, मतलब कोर्ट में सिंपल बात में पूछा जाएगा, अगर एक जाके बोलता है कोर्ट को कि मेरे से जबरदस्ती 1 लाख में स्कूटर लेना चाहता है, जहाँ की ये स्कूटर 2 लाख का है, या फिर वो बेचना नहीं चाहता, तो कोर्ट उसको डायरेक्टली पूछेगा वाई को कि क्या आप सच में एक्स को डरा रहे हो 1 लाख में लेने के लिए? एक्स तो वाई तो बेचना नहीं चाहता, तो डायरेक्टली अगर एक्स मान गया वहां पर, अगर मानो एक्स वहां पर जाके मुकर गया, नहीं नहीं मैं देना चाहता हूँ 1 लाख पे, ठीक है, तब बात क्या हो जाएगा, वो वॉइडेबल से वैलिड हो जाएगा। अगर बाई चांस वहां पर जाके वो मान जाता है, पहले ना ना कर रहा था, अब हाँ हाँ कर दिया, तो बात बन जाएगा। तो यहाँ पर जब तक वो प्रूव नहीं होता तब तक वो एक्स कौन है? एग्रीव्ड है, मतलब जिसके ऊपर थोड़ा सा नाइंसाफी लग रहा है, एट हिज ऑप्शंस बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ वाई। तो एक पार्टी तो सही है इधर, दूसरा पार्टी यहाँ पर बोल रही कि मुझे डरा के धमका के काम किया जा रहा है। तो जब तक वो प्रूव नहीं हो जाएगा कि सच पे ना है कि नहीं, तो उसके ऑप्शन से वॉइडेबल है और वो कोर्ट पे प्रूफ होगा। अगर कोर्ट पे जाके भी एक्स बोलेगा कि हाँ मुझे डरा कर धमका के हो रहा है, तो फिर उसको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, और जैसे कि जो डिसीजंस लेना चाहिए कोर्ट वैसा लेगा। बट अगर वहां पर जाके वो मुकर जाता है और बोलते हैं नहीं नहीं मैं तो देने के लिए राजी हूँ 1 लाख पे, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। तो वॉइडेबल सिचुएशंस पे अगर आप हो तो आप वॉइड भी हो सकते हो, आप वैलिड भी हो सकते हो। In voidable situations you can be valid in the future, you can be void in the future। तो valid and void दोनों हो सकता है from the voidable situations। ये void भी हो सकता है और valid भी हो सकता है, void भी हो सकता है and valid भी हो सकता है। सर बोलो समझ में आया? बट एक बार वैलिड हो जाए ना, एक बार वैलिड हो जाए ना, तो फिर वो और रिसाइन नहीं कर सकता। The contract becomes a valid contract and Y has no options of rescinding the contract। तो एक बार वैलिड हो जाए, बाद में वो एक बार मान गया कोर्ट में जाके, तो फिर वो ना नहीं कह सकता। मतलब इसलिए हाँ कहने से पहले 10 बार सोचो, और ना कहने से पहले भी 10 बार सोचो। हाँ तो हाँ और ना तो ना, मतलब वो गन पॉइंट जैसे है, जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली एक बार निकल जाए तो वापस लेना मुश्किल है। इसलिए आपके मुंह से निकला हुआ हाँ या ना, वट एवर यू सेड अबाउट एनीथिंग, वो बोलने से पहले 10 बार सोच के बोलो। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार निकल गया तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो लॉ भी इसको मानते हैं, इसलिए बोल रहे हैं एक बार वैलिड हो जाए तो फिर आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो बस इसी पॉइंट में आपको वॉइडेबल भी समझ में आ गया हो। मैं पूरा श्योर हूँ कि आपको समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट हो तो आपको पूछ लेता हूँ, डोंट वरी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि वॉइड और वॉइडेबल के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, डिफरेंस वगैरह पूछ लेते हैं। वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है? जस्ट लुक हियर, a contract cases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable, तो वो void है। और अगर an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable।
मतलब एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वॉइड है बट एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वैलिड है। मतलब एक बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे साथ कुछ भी, मेरा जो कंसेंट लिया गया, मतलब मेरा जो मत है, मेरा जो ओपिनियन है, वो जो मेरे से लिया गया वो जबरदस्ती या डरा के धमका के लिया गया, तो उसके ऑप्शन से वॉइडेबल है। बट एक बंदा बोल रहे नहीं नहीं मैं तो 1 लाख से स्कूटर चाहता हूँ, तो उसके एंगल से वो एकदम पक्का वैलिड है। तो वॉइडेबल मतलब एक बंदा हाँ है तो दूसरा बंदा ना है, और वॉइड मतलब दोनों एंगल से ही वो हो नहीं सकता। ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी का बात करें तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट बी एनफोर्स्ड एट ऑल। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को आप कैसे भी करके एनफोर्स नहीं कर सकते, एकदम पॉसिबल नहीं है। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। इट इज एनफोर्सेबल ओनली एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। मतलब अगर एग्रीड पार्टी जो है वो पहले ना बोला कि नहीं मेरे से डरा के धमका के किया जा रहा है, पर बाद में अगर हाँ बोल दिया तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। बट हाँ डिपेंड किस पे करता है सर, एग्रीड पे डिपेंड करता है, वैलिड पार्टी पे डिपेंड नहीं करता। वैलिड पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं है। अगर वैलिड पार्टी तो उसको वॉइडेबल नहीं बनाया ना। वो जिसने बोला कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो रहा है, मेरे साथ एक डरा के धमका के हो रहा है, तो वो प्रूव करेगा। अगर वो बाद में हाँ कर दिया तो वो वॉइडेबल वैलिड हो जाएगा। तो इसलिए एग्रीड पार्टी अगर है तो वो वॉइडेबल को वैलिड बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना सर? एग्रीड पार्टी वॉइडेबल को वैलिड बना सकते हैं, बट एक बार वैलिड हो जाए तो फिर वो उसको रिसाइन नहीं कर सकता, मतलब अगेन उसको वॉइड नहीं बोल सकता। अगर कारण पे बात करें तो ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंप्लीशन ऑफ द पार्टीज। और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द कंसेंट ऑफ ए पार्टी वाज नॉट फ्री। द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री, तो ये वॉइडेबल होता है। परफॉर्मेंस का अगर मैं आपको बात करूं तो परफॉर्मेंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट cannot be performed. Void contract cannot be performed, but voidable contract, if the agreed party does not within reasonable time exercise the right to avoid the contract, any party, ठीक है, any party can sue the other for claiming the performance of the contract. अगर आप राइट या अधिकार का बात करो, सारा का सारा पॉइंट मैं आपको पहले ही बोल चुका, इसलिए मैं आपको फटाफट बस एक बार रीड कर दे रहा हूं। The party whose consent was not free has the right to resign the contract with the reasonable time. If so resigned it becomes a void contract. If it is not resigned it becomes a valid contract. मतलब अगर एक बार वो एक्स बोल दिया कि कुछ नहीं बोला रीजनेबल टाइम के अंदर, तो फिर वो ऑटोमेटिक वैलिड हो जाएगा। अगर कुछ ना बोला तो फिर वाइड हो जाएगा। इफ सो रिसाइंड इट, अगर रिसाइन कर जाता है तो वॉइड, अगर नॉट रिसाइंड इट तो फिर वैलिड। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट ग्रांट एनी लीगल रेमेडी टू एनी पार्टी। वॉइड अगर है तो फिर वो किसी को भी, और उसको लीगल रेमेडी कुछ नहीं है कि उसको फिर से आप कॉन्ट्रैक्ट में बदल सकते हो, एक बार वो वॉइड हो जाए तो। ओके, तो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 चीजें आपको मैंने बताया। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैं आपको बात करूं तो बड़ा सिंपल है, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच द लॉ फॉरबिड्स, मतलब लॉ फॉरबिड करता है, मना करता है। द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स सच कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ कनेक्टेड हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी इलीगल है, मतलब वो कोर्ट उसको आपको कैसे भी करके एप्लीकेबल होने नहीं देगा। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। मतलब कोई इलीगल एग्रीमेंट हो तो वो वॉइड हो ही जाएगा, बट जरूरी नहीं कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो। इलीगल होगा तो वॉइड होगा, पर वॉइड होगा तो इलीगल होगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट टू मतलब डिस्कशन है या फिर सब्जेक्ट टू प्रूव है। So despite this, there is similarity between them is that in both cases they are void ab initio and cannot be enforced by law. दोनों केसेस में, चाहे वो इलीगल हो या वॉइड हो, दोनों केसेस में ये लोग पहले से ही वॉइड है और इसको कोई भी कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता। इसको कोई भी कोर्ट एनफोर्स मतलब सर लागू नहीं कर सकता। एनफोर्स का मतलब क्या है? लागू नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ना सर? लागू नहीं कर सकता। अच्छा, और क्या पॉइंट आपको मैं बताऊं? एग्जाम्पल है यहाँ पर एक देख लो। कॉन्ट्रैक्ट दैट इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आर इलीगल इन नेचर। जो कॉन्ट्रैक्ट इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है वो तो इलीगल है ना नेचर का। सिमिलरली इफ आर एग्रीज विद एस टू परचेज ब्राउन सुगर, इट इज एन इलीगल एग्रीमेंट। भाई कोई किसी को ब्राउन सुगर या कोकेन बेच नहीं सकता, इस तरह का एग्रीमेंट इलीगल है, तो ये कैसे बनेगा? तो ये तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है कि आप समाज को बिगाड़ रहे हो, आप समाज को बिगाड़ रहे हो, एंटी सोशल मूवमेंट है ये सब। किसी के घर में जाके बच्चे लोगों को ब्राउन शुगर देना
इस जो भी नशा का चीजें हैं, ऐसे नशा का चीज में ही बैन लगा हुआ है। बिलो 18 तो आप पी ही नहीं सकते, ठीक है। तो एंटी सोशल काम है, उसमें तो ब्राउन शुगर और भयंकर है। According to Section 2, Subsection G of the Indian Contract Act, an agreement not enforceable by law is void. The Act has specified various factors due to which an agreement may be considered as void agreement. One of these factors, unlawfulness of object. अगर object unlawful हो, consideration of the contract illegal हो, तो जो कॉन्ट्रैक्ट को void बना देते हैं। इलीगल एंड void एग्रीमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट। अब void और इलीगल में डिफरेंस क्या है? सभी जितना सारा सवाल आपके मन में आ सकता है सर, सभी तो समझे, पर void और इलीगल में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या क्या है, तो एक बार फटाफट आप देख लो कि क्या क्या डिफरेंस है void और इलीगल में। void एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली इलीगल। हर void एग्रीमेंट नेसेसरीली इलीगल होगा, void होने से इलीगल होगा ऐसा बात नहीं है, बट इलीगल होगा तो void हो ही जाएगा। नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, इसमें लॉ कोई मना नहीं करता, बट इलीगल तो फॉरबिडन है, मतलब एकदम टोटली मना है सर, लॉ इसको कंप्लीटली मना करता है। पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट। void में पनिशमेंट नहीं है, बट इलीगल में पनिशमेंट तो पूरा का पूरा है। कोलैटरल एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू void एग्रीमेंट में ऑल्सो बी void। मतलब अगर void एग्रीमेंट का साथ जुड़ा हुआ, कोलैटरल का मतलब होता है इसके साथ जुड़ा हुआ कोई और, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट कोलैटरल टू void एग्रीमेंट में ऑल्सो बी void, इट मे ऑल्सो वैलिड। मतलब एक void के साथ जुड़ा हुआ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है, बट इलीगल के साथ जुड़ा हुआ हर एक कॉन्ट्रैक्ट इलीगल ही है, और वो इलीगल के साथ जुड़ा हुआ हर एक चीज इलीगल, तो सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट void है। तो एक बार गो थ्रू कीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिन और एग्जाम्पल के साथ, कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास पे समझाऊंगा। फिर आपका आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये परफॉर्मेंस के बेसिस में देखा जाए तो ये अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब जिसको एनफोर्स करना नामुमकिन है या इम्पॉसिबल है। जैसे कि where a contract is good in substance but because of some technical defect, that is absence in writing, barred by limitations on one of the both of the parties cannot sue upon, it is described as an unenforceable contract. जैसे कि A bought goods from B in 2015 but no payment was made till 2019. 15 में खरीदा था कोई goods, 19 तक कोई payment नहीं किया, B cannot sue A for the payment in 2019 and it has crossed 3 years and barred by the limitation act. A good debt becomes unenforceable after the period of 3 years as barred by the limitation act. मतलब 3 साल 4 साल हो गया, आपने अपना क्लेम ही नहीं किया और 4 साल बाद आप क्लेम करने आ रहे हो, तो जो चीज जिस टाइम का है आप उस टाइम पे ही क्लेम करो, नहीं तो लिमिटेशन एक्ट के अंदर आके, वो लिमिटेशन एक्ट में डिटेल्स में लिखा हुआ है कि किस चीज का कितना दिन तक लिमिट है। 15 का चिया मतलब 2015 का जो चीज है उसको लेते हुए 4 साल निकल गया, फिर आपको याद है कि भाई मेरा पेमेंट बाकी है, आप इतना दिन क्या कर रहे थे सर, नाक में तेल डाल के सो रहे थे क्या? समझ में आ रहा है ना सर पॉइंट? तो एग्जैक्टली यही है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जिसको एनफोर्स करना एज पर समथिंग अदर लॉ और एज पर द सिचुएशंस इम्पॉसिबल है, ठीक है, दैट इज अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने आज के क्लास में बताया। नेक्स्ट दिन हम लोग फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस में बाकी जो भी पॉइंट है, फॉर्मेशंस एंड एज वेल एज एग्जीक्यूशंस, ठीक है। आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया वैलिडिटी, ठीक है, वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी। नेक्स्ट दिन बात करेंगे फॉर्मेशंस और परफॉर्मेंस पे, फॉर्मेशंस और परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है सर, आप एक बार जरूर इसको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। तो ये था आज का मेरा डिस्कशन। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। साहिल, रोशनी, राजू, प्रिया, विश्वजीत, प्रगति, बताओ सर, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। नो सर, नो डाउट। ओके सर, तो फिर जा सकते हो सर। प्रिया थोड़ा वेट कर जाना ना। हाँ सर। हाँ रोशनी, मैं तो दाड़ी जाबी। अच्छा। ओके सर, गुड नाइट।